वालेकुम। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमारी डिस्कशन लीज़ और बाय के सिनेरियो पे हुई थी। लीज़ और बाय के सिनेरियो में हमने लेसी और लेसर दो हमने सिचुएशंस डिस्कस करनी थी। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंसिंग डिसीजन की हमसे इंक्वायरी आ सकती है। हमने लास्ट लेक्चर में लेसी का केस 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमसे प्रोजेक्ट कैश फ्लो दिए जाते हैं और एसेट को एक्वायर करने की दो ऑप्शन दी जाती हैं, लीज और बोरो एंड बाय। तो इन दोनों में से फाइनेंसिंग प्लस फाइनेंसिंग फिजिबिलिटी प्लस फाइनेंसिंग डिसीजन दिया जाए तो हम किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए उस डिसीजन पे पहुंचते हैं। इस पे हमारी बात हुई। इसमें बोरो एंड बाय के कैश फ्लोज क्या होते हैं एसेट के, लीज में एसेट के कैश फ्लोज क्या हैं। ये दो ऑप्शन हम बनाते हैं, दोनों में ये सिर्फ डिफरेंस रहता है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो तो हम एसेट लीज पे लें या बाय करें, वो तो एक जैसे ही रहते हैं, उसमें तो कोई फर्क नहीं रहता। तो इसलिए हमने यही डिस्कस किया था, दो सेट ऑफ कैश फ्लोज बनाएंगे, एक बोरो बाय एंड ऑपरेट, दूसरा लीव एंड ऑपरेट। सो कंप्लीट कंप्रिहेंसिव सेट ऑफ कैश फ्लोज बनाते हैं, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे उनको डिस्काउंट करते हैं और पॉजिटिव एनपीवी को देख के फैसला करते हैं फिजिबिलिटी का, और पॉजिटिव एनपीवी को कंपेयर करके फैसला करते हैं बेटर ऑप्शन का, बेहतर कौन सी है। तो यहां तक हमारी बात हुई थी केस नंबर 1 ऑफ लेसी को लेके। तो कोई सवाल लास्ट लेक्चर से? परफेक्ट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जब हम बात, आपका क्वेश्चन है कि जब हमने ये ब्रांच एक उड़ा दी, ये ब्रांच उड़ा दी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम 100 क्यों नहीं ले रहे? दिस इज योर क्वेश्चन। बेटा आपको जो चीज समझनी है, अनसर्टेनिटी, रिस्की सिचुएशन है, ये होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमने क्या कहा, हमें परफेक्ट इंफॉर्मेशन मिल गई है कि कब ये होगा, कब ये होगा। हमें ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिल गई, हमें ये गारंटी नहीं मिल गई कि हमेशा अच्छा ही होगा। हमें ये गारंटी नहीं मिली कि हमेशा अच्छा ही होगा, 100% गारंटी मिल गई कि गुड ही होना। हमें सिर्फ क्लैरिटी मिल गई है कि कब बुरा होगा, कब अच्छा होगा। अभी हम कह रहे हैं कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा, तो हम भाई कभी बुरा फेस करेंगे, कभी अच्छा फेस करेंगे। परफेक्ट इंफॉर्मेशन क्या है कि हमें पता लग जाए कि कब अच्छा होगा, कब बुरा होगा। अच्छा बुरा दोनों होंगे, लेकिन हमें क्लैरिटी मिल गई है। तो हम होगा क्या, जब बुरा होगा तो हम अपने आप को उस लॉस से बचा लेंगे, अच्छा होगा उसका बेनिफिट लेंगे। बट अच्छा होना तो 60% ही है ना, 100% अच्छा नहीं होना, ठीक है। जी जनाब, एनी अदर क्वेश्चन, कोई सवाल सिनेरियो 1 तक हमारी डिस्कशन से? अच्छा, सिनेरियो 2 की बात करते हैं फिर, जिसमें हमें क्वेश्चन में एग्जामिनर बता देता है कि फिजिबिलिटी डिसीजन हो चुका है, सिर्फ फाइनेंसिंग पे एडवाइस कीजिए, बोरो एंड बाय और लीज। अच्छा, जब हमें फिजिबिलिटी डिसीजन नहीं करना तो फिर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, जो एसेट को यूज करके जो बेनिफिट्स अर्न करना, दैट बिकम्स इररिलेवेंट। क्योंकि फिजिबिलिटी करनी है तो कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट करेंगे ना। जब फिजिबिलिटी ही नहीं करनी तो कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट का प्रॉब्लम खत्म हो गया। तो ऑपरेशन से जो बेनिफिट अर्न करने उनको साइड पे कर दें। आप बनाएंगे दो सेट ऑफ कैश फ्लोज ही, जैसे एक बोरो एंड बाय और एक लीज के, लेकिन सिर्फ एसेट रिलेटेड कैश फ्लोज। एसेट एक्विजिशन से रिलेटेड जो कैश फ्लोज है वही लेंगे। जैसे हम लीज के केस में कह सकते हैं कि मे बी हमें लीज रेंटल देना है, मे बी उससे रिलेटेड टैक्स सेविंग है, और शायद इंश्योरेंस, डिपेंड करता है दोनों आइटम में रेलेवेंट कैश फ्लोज क्या हैं। बाय के केस में जाए, बोरो एंड बाय के केस में जाए, तो आप बोरो एंड बाय में आपको लोन की इंस्टॉलमेंट पे करनी है, आपको उनका इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग आनी है, और क्या जी, रेजिडुअल वैल्यू है, डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन की टैक्स सेविंग है। सो ये जनाब हमारे केस हैं। सॉरी, यहां पे इंटरेस्ट पेमेंट सारी, उसकी टैक्स सेविंग सारा हमने इसको डील कर लिया हुआ है। तो एसेट कैश फ्लो में आपकी सारी चीज आ जाएंगी, सिर्फ जो उसके ऑपरेशन से इनकम है वो आपने नहीं लेनी, ठीक है। तो हम दूसरे केस में, अच्छा यहां पे एक पॉइंट और है कि नॉर्मली यहां पे क्वेश्चन पे हमें देखना पड़ेगा। कभी क्वेश्चन में कहता है इसको पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट करो, गिवन होगा क्वेश्चन में। कभी क्वेश्चन कह सकते हैं पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट पे डिस्काउंट करो, और पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट फॉर द टाइम बीइंग एक सिंपल सी कैलकुलेशन हम याद रखेंगे, इंटरेस्ट रेट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट। मतलब फॉर एग्जांपल आपको बताया जाता है आपको 10% पे लोन मिल रहा है और 30% आप टैक्स रेट पे करते हो, टैक्स पे करते हो, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कम्स टू
7%। इसका रैशनल कॉस्ट ऑफ डेट के चैप्टर में आगे जाएंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में बड़ा डिटेल में हमने पढ़ना है। बट फॉर द टाइम बिंग आप ये ध्यान में रखिए कि अगर आप 10 रुपए इंटरेस्ट पे करोगे, 10 रुपए इंटरेस्ट पे करने की वजह से आपके प्रॉफिट बिफोर टैक्स रिड्यूस हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट टैक्स लाइबिलिटी आपकी रिड्यूस हो जाती है। तो 10 रुपए इंटरेस्ट पे करने की वजह से 10 रुपए प्रॉफिट कम हुआ और 10 रुपए प्रॉफिट पे 3 रुपए टैक्स कम हो गया। तो इंटरेस्ट पे करने की वजह से 3 रुपए टैक्स की बचत मिल गई। तो नेट ऑफ टैक्स आपको कॉस्ट 7 रुपए पड़ी। 10 रुपए पे किया, 3 रुपए बचा लिया, तो इसको हम कहते हैं पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। इसकी डिटेल डिस्कशन हम आगे चलें करके करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में। फॉर द टाइम बिंग हम इतना याद रखें कि भाई अगर हमें लोन का इंटरेस्ट रेट दिया जाए और बताया जाए कि हमें पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट पे कैश फ्लो को डिस्काउंट करने हैं, तो हम सिंपली इंटरेस्ट रेट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट करके पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट बना लेते हैं। दिस इज पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, जिस पे वी मे बी रिक्वायर्ड टू डिस्काउंट द कैश फ्लोज। क्वेश्चन कभी कहे कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे करो, तो फॉर द टाइम बिंग वो अवेलेबल होगा हमें क्वेश्चन में, एज पर आवर नॉलेज टू डेट वो हमें क्वेश्चन में अवेलेबल होगा। और अगर कभी कहे वो पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट पे डिस्काउंट करो, तो मैक्सिमम दिस एडजस्टमेंट वी मे हैव टू पास राइट नाउ। ठीक है, आगे चलकर मजीद इस पर डिस्कशन होगी, बड़ी डिटेल में इस पर बात होगी। अच्छा जी, इन दोनों दो ऑप्शन हैं, दोनों की आपने इस रेट पे डिस्काउंट करके एनपीवी कैलकुलेट की, दोनों ऑप्शन की एनपीवी नेगेटिव आने वाली है, क्योंकि दोनों ऑप्शन में हमने एसेट के यूज से जो बेनिफिट्स है वो तो लिया ही नहीं। हमने तो एसेट को एक्वायर करने से रिलेटेड कैश फ्लो नहीं है ना, तो वो तो सिर्फ कॉस्ट ही होती है, वो सारी कॉस्ट ही है, नेट इंपैक्ट उसका कॉस्ट ही रहता है। क्योंकि असल तो कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस तब होता है जब एसेट को इस्तेमाल करने से जो फायदे आने हैं हम उनको भी इनकॉर्पोरेट करें। तो इसकी एनपीवी तो नेगेटिव ही आनी है। बेसिकली ये होगा कॉस्ट ऑफ यूजिंग एसेट अंडर दिस ऑप्शन, कॉस्ट ऑफ यूजिंग एसेट अंडर दिस ऑप्शन ओवर द लाइफ। तो जिस ऑप्शन में कॉस्ट कम है, लीस्ट नेगेटिव एनपीवी होगी, हम उसको प्रेफर करेंगे। पॉजिटिव एनपीवी की बात करते थे फिजिबिलिटी में, हायर पॉजिटिव की तरफ जाते थे। यहां पे तो आनी नेगेटिव है, कॉस्ट आनी है, तो जहां पे लोअर कॉस्ट होगी उसको प्रेफर करते हैं। तो ये जनाब इसकी कहानी है। इस पे कुछ इलस्ट्रेशन हमारे पास है जी, ये फाइनेंसिंग डिसीजन को लेके। सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 55, एक बेसिक सा केस है, इसको देखते हैं पहले। पेज 68 की बॉटम पे आपके पास आ रही है इलस्ट्रेशन 55। रिक्वायरमेंट डिटरमिन वेदर इट इज बेटर फॉर द कंपनी टू लीज और बाय। क्या है कंपनी के लिए बेहतर, लीज और बाय। वकास लिमिटेड हैज ऑलरेडी डिसाइडेड, फैसला हो चुका है, द प्रोजेक्ट टू एक्सेप्ट अ प्रोजेक्ट एंड इज नॉट कंसिडरिंग हाउ टू फाइनेंस इट। तो क्लियरली पहले सेंटेंस से हमें पता लग गया फाइनेंसिंग डिसीजन का सवाल है, फिजिबिलिटी का कोई चक्कर नहीं यहां पे। फॉर द 4 year लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, द कंपनी कैन अरेंज अ बैंक लोन एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 15%. The loan is for 120,000 and would be taken on 1st June 2004, the first day of the company's tax year, repayable with interest in 4 equal annual installments to be paid at the end of each year. The residual value of the equipment is 10,000 at the end of 4th year. An alternative would be to lease the asset over the 4 year at a rental of 36,000 per annum, payable at the start of each year. Tax is payable 33%, 1 year in arrears. Tax depreciation is available 25% on WDV of the asset. अच्छा जी, हमें कहा गया है कि हम एसेट चाहें तो 1,20,000 का लोन लेके बाय कर लें, उसका रीपेमेंट शेड्यूल की इंडिकेशन हमें दे दी गई है। ऑप्शन दूसरी दी गई है कि हम एनुअल रेंटल पे, लीज पे ले लें। तो इसकी वर्किंग जरा स्मॉल एंड क्विक है, पहले मैं इस पे आता हूं। हम लीज की पहले बात करते हैं। हमने दो ऑप्शन, दोनों की एनपीवी कैलकुलेट करनी है, लेकिन सिर्फ एसेट कैश फ्लोज को लेके। तो हमारी इलस्ट्रेशन नंबर कौन सी है जी? 55। तो हम इसमें पहले लीज ऑप्शन की बात करते हैं। लीज ऑप्शन में जाएं तो यहां पे सिर्फ दो कैश फ्लोज अवेलेबल है। एक लीज रेंटल है 36,000 पर एनम फॉर 4 years, और दूसरा उसकी एसोसिएटेड टैक्स सेविंग है। तो हमें डिस्क्रिप्शन कॉलम चाहिए। इसके बाद हम लेंगे ईयर, देन हम लेंगे कैश फ्लो, फिर हम लाएंगे डिस्काउंट फैक्टर एंड देन प्रेजेंट वैल्यू और एनपीवी। अच्छा जी, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैश फ्लो, ईयर, कैश फ्लो रुपीज में ले लेते हैं, डिस्काउंट फैक्टर रेट हम देखेंगे क्या आएगा, प्रेजेंट वैल्यू ये भी रुपीज में आ जाएगी, और फिर हम इसका सम ले लेंगे। ऑप्शन लीज की हम बनाते हैं पहले जी। हमारे पास दो ही आइटम है, एक लीज रेंटल है और एक टैक्स सेविंग ऑन लीज रेंटल है। लीज रेंटल 4 रेंटल पे करने हैं, एडवांस में पे करने हैं। इसका मतलब पहला रेंटल 0 में, आखिरी रेंटल 3 में, और रेंटल है टोटल 36,000 पर एनम।
अच्छा जी, इसके बाद इस पे टैक्स सेविंग आनी है। टैक्स सेविंग सिंपल, किसी कॉस्ट पे टैक्स सेविंग लेनी हो तो कॉस्ट को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दो। क्या है टैक्स रेट? 33%। तो जनाब 36,000 का 33% क्या बना? 36,000 का 33%, 12 तो नहीं बनेगा, 11,000 समथिंग होगा, 11,880। और इसका पीरियड, टैक्सेस आर इन एरियर्स। अब रतोजस देखिएगा, आप जीरो में जब पहला रेंटल पे कर रहे हो, दैट इज फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, ये एज एक्सपेंस क्लेम होगा 1 में जाके, जीरो में एडवांस में पे किया ना, एक्सपेंस क्लेम होगा 1 में जाके, और उसका टैक्स इफेक्ट आएगा 2 में। तो 2 से 5 ये है 4 साल आपके टैक्स सेविंग के। अब डिस्काउंट फैक्टर चाहिए। क्वेश्चन डिस्काउंट फैक्टर के बारे में साइलेंट है। द ओनली ऑप्शन अवेलेबल इज इंटरेस्ट रेट को पोस्ट टैक्स कर ले। ठीक है, हमें पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी जा सकती थी, यहां पे हमें पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट की ऑप्शन दी जा सकती थी। फाइनेंसिंग के बारे में ध्यान में रखिएगा, अगर एग्जामिनर क्लियरली आपको कह दे यूज एक्स रेट या यूज वाई रेट, फॉलो दैट। फाइनेंसिंग ऑप्शन में अगर क्वेश्चन में एग्जामिनर साइलेंट है तो हमारी प्रेफरेंस विल बी पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। यहां पे तो हमारे पास ऑप्शन ही सिर्फ एक है ना, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट की, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहां पे अवेलेबल ही नहीं है। इंटरेस्ट रेट आई अवेलेबल है, इंटरेस्ट रेट अवेलेबल है, उसको 1 माइनस टैक्स रेट से हम पोस्ट टैक्स बना सकते हैं। तो जैसे मैं अगर यहां पे एक छोटी सी वर्किंग से इसको लेके हूं, हमारा इंटरेस्ट रेट जिस पे लोन मिल रहा है वो क्या है? 15%। तो पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट जो हम कैलकुलेट करेंगे यहां पे, इट विल बी 15 इंटू 1 माइनस 0.33, 10.05। इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे डिस्काउंटिंग पर्पसेस के लिए 10% पे। तो जनाब हमारा 10% डिस्काउंट रेट है। अब हम इस दोनों ऑप्शन, इस कैश फ्लो की पीवी लेंगे 0 to 3, 10%, 3 ईयर का एन्युटी फैक्टर उठाएंगे हम, 10% 3 ईयर का एन्युटी फैक्टर 2.487 प्लस 1, ये 0 का ऐड कर दिया। और 2 से 5 के लिए हम करते हैं जी ये भी 4 साल का कैश फ्लो है जी। क्या करते हैं जी इसका हम कैसे मैनेज करते हैं इसको? 4 कैश फ्लो हैं, 4 साल का एन्युटी फैक्टर लेंगे, 10% 4 ईयर 3.170, और इसको 1 साल का डिले है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिले है जी इसका 0.909। लीजिए जी, बताइए क्या बनी हमारी पीवी एंड देन एनपीवी? टोटल करके मुझे बता दीजिए, एक फिगर बता दीजिए, सम करके क्या आ रहा है इस ऑप्शन की। डेफिनेटली नेगेटिव आनी है, ये वैल्यू नेगेटिव होगी, एक वैल्यू पॉजिटिव होगी, टोटल इफेक्ट इसका नेगेटिव रहेगा। नाइन 12211 नेगेटिव, 91299 नेगेटिव। ये लीज ऑप्शन के हमने कैश फ्लोज बनाए, ये आए हमारे पास नेगेटिव। अब हम बोरो एंड बाय की तरफ चलें। अगर बोरो एंड बाय में हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपनी जेब से नहीं देनी, वो अज्यूम करेंगे कि हमारा जो लेंडर है वो सप्लायर को डायरेक्ट पे कर देगा, हमें तो लोन को विद इंटरेस्ट रीपे करना है 4 सालों में, ऐसा ही है। तो हमारा कैश फ्लो क्या है? लोन विद इंटरेस्ट 4 सालों में, और फिर उस इंटरेस्ट पे हमें टैक्स सेविंग मिलनी है। और एसेट चूंकि हमने बाय कर लिया, उसकी डेप्रिसिएशन पे हमें टैक्स सेविंग मिलनी है, और चूंकि एसेट हमने बाय किया उसका रेजिडुअल वैल्यू भी हमारे क्रेडिट पे आएगी। तो हमारे इस केस में डेप्रिसिएशन भी रिड्यूसिंग बैलेंस है और इंटरेस्ट भी अल्टर हो रहा है, तो कैश फ्लो हर साल बदलने वाले हैं, और 4 साल लाइफ है, टैक्स इफेक्ट 5 साल तक जाने वाला है। तो हम बोरो एंड बाय ऑप्शन के जब कैश फ्लोज बनाएंगे तो वो 0 से 5 तक हमें कॉलमनर शेप में ऐसे चाहिए, हमें 0 से 5 तक हम ऐसे बनाएंगे, 0 1 2 3 4 5। अच्छा जी, अब हमारे कैश फ्लोज दोबारा सुन लीजिए। एक, हमने इंस्टॉलमेंट इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करनी है, एनुअल इंस्टॉलमेंट इक्वल है, जो कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हम पे करेंगे। तो रीपेमेंट मैं यहां पे लिखता हूं जी, एक मेरा कैश फ्लो जो आने वाला है रीपेमेंट है, जिसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों मैं लूंगा। फिर इसमें जो इंटरेस्ट पोर्शन है उसका इंटरेस्ट, उस पर टैक्स सेविंग मैं लूंगा,
और देन देयर इज रेजिडुअल वैल्यू एज वेल, और इसके साथ ही मैं टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन, ये जी मेरे कैश फ्लोज आएंगे। यहां से मैं नेट कैश फ्लोज, डिस्काउंट फैक्टर वही जो हमने यूज किया है 10% वर्किंग वन से, प्रेजेंट वैल्यू और फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये जी हमारी वर्किंग कुछ ऐसे बनेगी इसकी। अच्छा जी, अब हमें उसने कहा है कि हम लोन लेंगे 1,20,000 का और 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, रीपेबल विद इंटरेस्ट इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। अच्छा, ये आप ध्यान में रखिएगा, रीपेबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट और है, रीपेबल विद इंटरेस्ट इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट और है। अगर हमें कहा जाए रीपेबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट तो 120,000 बाय 4, 30,000 की इंस्टॉलमेंट होगी। लेकिन जब कहा जाए रीपेबल विद इंटरेस्ट इन इक्वल इंस्टॉलमेंट तो क्या होगा? इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट इक्वल है। उसके लिए हमें रीपेमेंट शेड्यूल थोड़ा बनाना पड़ता है, उसके लिए हमें पहले सबसे बनानी पड़ती है एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो एनुअल इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट हम कैसे बनाते हैं लोन की इस केस में? वर्किंग नंबर 2 में जाइए जी इसके लिए जी। जब आपने वर्किंग नंबर 2, जब आपको इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट चाहिए तो उसकी कैलकुलेशन का फॉर्मूला यू शुड रिकॉल, शायद आपने अर्लियर स्टडीज में कहीं सीखा होगा, प्रिंसिपल ओवर एन्युटी फैक्टर। पढ़ा हुआ ना कहीं लोन रीपेमेंट शेड्यूल में भी, आपने ऑडिट में भी कहीं सामने आया होगा, कभी लीज रेंटल निकालते भी ये फॉर्मूला आपके सामने आया होगा, कभी हो सकता है एकेडमिक क्यूम वगैरह में भी कहीं पढ़ा हो आपने। तो हमारा लोन इस केस में होने वाला है 1,20,000, लोन होगा 15% पे 4 साल का, तो 15% 4 साल का एन्युटी फैक्टर, 15% 4 साल एन्युटी फैक्टर इज 2.855, 2.855। तो बताइए जनाब एनुअल इंस्टॉलमेंट क्या आ रही है? 42032, ये हमारी एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट है विच विल बी पेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ठीक है, तो ये जनाब हमारी 4 किस्तें आ जाएंगी 42032, हमारी 4 किस्तें आएंगी। 1 में 42032, 42032, 42032, 42032। अच्छा, जब इन किस्तों में ये रीपेमेंट है, लोन विद इंटरेस्ट पे हो रहा है, हर किस्त में इंटरेस्ट एलिमेंट है बीच में, सही है। अब हमें इसका रीपेमेंट शेड्यूल बनाना पड़ेगा, सालाना इंटरेस्ट देखना पड़ेगा कितना है, तो फिर इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग कैसे होगी? इंटरेस्ट कॉस्ट इनटू टैक्स रेट। आपको ये समझाएगा ना, किसी भी कॉस्ट पे अपने किसी कॉस्ट के इनकर करने की वजह से हमें टैक्स सेविंग कितनी मिलती है? सिंपली कॉस्ट इनटू टैक्स रेट। तो हमने इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग कैलकुलेट करनी है, इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, तो हमें एनुअल इंटरेस्ट की फिगर चाहिए और उस पर हम टैक्स रेट उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उस इंटरेस्ट की वजह से टैक्स सेविंग कितनी हमें पता लग जाएगी। तो जनाब अब रीपेमेंट शेड्यूल बनाने चलते हैं। रीपेमेंट शेड्यूल हमारा शुरू होगा जी 0 से। 0 से हम ले रहे हैं लोन ले रहे हैं जी हम 1,20,000 का, जितनी एसेट की कॉस्ट है उतना ही लोन लिया ना हमने, ठीक है। फिर आएगा जी 1 में लोन ऑब्टेन्ड, 1 में हमने इंटरेस्ट पे करना है। कितना पे करना है जी इंटरेस्ट? 15% पे। तो 1 में तो इंटरेस्ट जो पे होगा पूरे प्रिंसिपल पे होगा ना, इसका 15% कितना बनता है जी? 15,000, 18,000। और फिर 1 में जो किस्त हमारी जाएगी उसमें हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट होगा। कितना प्रिंसिपल होगा जी? ये हमारी रीपेमेंट है, ठीक है। तो 18 प्रिंसिपल हो गया, तो 42032 माइनस 18 24032, और यहां पे हमारा ये हमारा आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल बच गया, ये हमारा आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है। तो 0 पे 120 था, साल बाद कितना बचेगा जी एक रीपेमेंट के बाद? जी बेटा 120 में से 24 माइनस करेंगे तो 11 तो बिल्कुल नहीं बचता, 95968, ठीक हो गया जी। तो ये आपने लोन लिया, साल बाद जो किस्त पे की उसमें इतना इंटरेस्ट निकला, बाकी प्रिंसिपल हुआ, आपका प्रिंसिपल अपडेट हो गया, ओपनिंग प्रिंसिपल माइनस रीपेड, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। सेकेंड ईयर आएगा, अब आपने इस पे इंटरेस्ट पे करना है, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल पे 15%, 395। अब अगेन इंस्टॉलमेंट में से ये माइनस करें इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना है इसमें? 637। अब प्रिंसिपल में से ये रीपेमेंट एडजस्ट करें, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल
68331, ईयर 3 आ गया। अब 68331 पे 15%, 1029, 0। प्रिंसिपल कितना गया? 10250। प्रिंसिपल कितना गया? 42032 में से माइनस करेंगे 782, और प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना रह गया तीसरे साल के एंड पे? 36549। आखिरी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। अब तवज्जो कीजिएगा, आखिरी इंस्टॉलमेंट में हम नॉर्मली कैलकुलेशन में नहीं जाते, ये सारे का सारा प्रिंसिपल यहाँ एडजस्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जीरो है ना आखिरी इंस्टॉलमेंट के बाद, तो प्रिंसिपल हैज टू बी एडजस्टेड 36549, और यहाँ पे हम बैलेंसिंग फिगर डाल देते हैं, राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस रहता है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं होता। ठीक है, तो ये इंस्टॉलमेंट पे करनी है, ये इसमें से प्रिंसिपल जाएगा, बाकी ये बैलेंसिंग फिगर ले लीजिए। यहाँ पे कितना है जी? 83। आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये राउंडिंग ऑफ डिफरेंस सब्जेक्ट टू 15% ही होगा। इसका 15% लीजिए, वो क्या रहा है? 36549 का 15%। तो कभी राउंडिंग वैसे फर्क भी आ सकता है, इसलिए हम नॉर्मली करते ही हैं कि ये फिगर जो आखिरी साल बची है वो डाली, और इधर हमने बैलेंसिंग इंटरेस्ट में डाल दिया, क्योंकि इसने तो जीरो होना ही होना है प्रिंसिपल में। जो राउंडिंग ऑफ डिफरेंस होता है वो हम इंटरेस्ट में डाल देते हैं। तो ये जो हमारा रीपेमेंट शेड्यूल आ गया, तो इंटरेस्ट की वैल्यूज हमारे पास हैं। अब हम ये वर्किंग 2 में हमने इंटरेस्ट की फिगर निकाल ली है। इंटरेस्ट की फिगर को हमने 33% से मल्टीप्लाई करना, तो टैक्स सेविंग और इंटरेस्ट आएगा। तो मैं जो टैक्स सेविंग और इंटरेस्ट है उसको मैं कैसे नोट करूंगा अपने शेड्यूल में? मैं इसको ऐसे प्रेजेंट करूंगा, टैक्स सेविंग और इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट की फिगर वर्किंग 2 से ली, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 33% से, और एरियर में शो कर दिया। ऐसे ही है ना, पहले साल के इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग 2 में आएगी, एरियर में आएगी। तो जनाब 18,000 इंटू 33%, 5940, ये सेविंग है। नेक्स्ट आपका है जी 14,395 का 33%, 14,395 का 33%, ये 2 का इंटरेस्ट, इस पे सेविंग 3 में 4750। नेक्स्ट ईयर 3 का इंटरेस्ट 10250, इसका 33%, ईयर 4 में जाएगी सेविंग 3383, और ईयर 5 का इंटरेस्ट 5483, इसका 33%, ईयर 4 का इंटरेस्ट 5483, इसका 33%, 1809, ये ईयर 5 में गया। हमने अब एसेट खरीदा नहीं है, इसलिए अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट हमारी हो नहीं रही। हमने तो लोन लेके एसेट बाय किया, तो हमने अज्यूम किया हमारे लेंडर ने सप्लायर को पेमेंट कर दी है, हमारी जेब से, कंपनी की जेब से क्या पैसा जा रहा है वो ये है 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट। तो हमने कहा जी हमारी जेब से ये पैसा जा रहा है, इस पैसे में जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है उस पर हमें टैक्स सेविंग आ रही है, और जब हम एसेट्स इस तरह खरीद रहे हैं तो उसकी रेजिडुअल वैल्यू भी हमारी है, और उसकी डेप्रिसिएशन भी हम क्लेम कर पाएंगे, डेप्रिसिएशन पे भी हमें टैक्स सेविंग मिलेगी। और जब हम फिजिबिलिटी कर रहे होते हैं ना, तो फिजिबिलिटी में हम डेप्रिसिएशन को कहां ट्रीट करते हैं? टैक्सेबल प्रॉफिट की कैलकुलेशन में ऑपरेटिंग कैश फ्लो में से डिडक्ट कर देते हैं। तो बाय डूइंग सो हम डेप्रिसिएशन का टैक्स सेविंग इफेक्ट वहां पे ले लेते हैं। जब हम कैश फ्लोज में से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो हमने कैश प्रॉफिट को डेप्रिसिएशन के लिए एडजस्ट करके लोअर कर दिया ना, कैश प्रॉफिट्स हायर थे, टैक्सेबल प्रॉफिट लोअर हो गया डेप्रिसिएशन की वजह से, तो हमने डेप्रिसिएशन की वजह से टैक्स प्रॉफिट कम किए, टैक्स कम हो गया, इसको हम कहते हैं टैक्स सेविंग हमने इनकॉर्पोरेट कर दी डेप्रिसिएशन की। वहां पे डेप्रिसिएशन की वजह से जो टैक्स में बचत थी वो हमने उस प्रोसेस में इनकॉर्पोरेट कर दी। अब यहां पे क्या, यहां पे ऑपरेटिंग कैश फ्लो से है नहीं, तो इसलिए हमें डेप्रिसिएशन पे स्टैंड अलोन टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ती है। वहां पे तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो में से डिडक्ट करके हम सेविंग इनकॉर्पोरेट करते थे, अब यहां पे चूंकि ऑपरेटिंग कैश फ्लो ही नहीं है तो हमें टैक्स सेविंग डेप्रिसिएशन पे अलग से कैलकुलेट करने की पड़ेगी। तरीका वही रहेगा, किसी भी कॉस्ट पे टैक्स सेविंग लेनी है, कॉस्ट निकालो, टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दो, टैक्स सेविंग आ जाएगी। ठीक हो गया, तो हमें यहां पे डेप्रिसिएशन का शेड्यूल बनाना पड़ेगा, हर साल की डेप्रिसिएशन मिलेगी, हर साल की डेप्रिसिएशन को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, रेस्पेक्टिव टैक्स सेविंग आ गई, एरियर में शो कर देंगे। ठीक है, तो रेजिडुअल वैल्यू तो स्टैंड अलोन फिगर है 10,000 है, वो तो ईयर 4 में इनफ्लो आ गया, और डेप्रिसिएशन के लिए हम वर्किंग 3 बना लेते हैं। वर्किंग 3 में हम ऐसा करते हैं, 3 कॉलम बना लेते हैं। नॉर्मली तो हम 2 कॉलम बनाते हैं ना, एक टैक्स डेप्रिसिएशन और एक ईयर। यहां पे एक तीसरा कॉलम बना लेते हैं हम टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन, यहीं पे कैलकुलेट कर लेंगे। यहां पे कैलकुलेट करना चाहें तो भी ठीक है, अदरवाइज जैसे आपने यहां पे किया है ऐसे भी कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन इंटू 33%, ऐसे भी किया जा सकता है। जैसे हमने इंटरेस्ट के साथ शो किया, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं कि मैं कहूं जी डेप्रिसिएशन वर्किंग 3 से आएगी और इसको मैं 33% से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टैक्स सेविंग आ जाएगी। हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, तो ये अब हमारे ऊपर है, वी आर फ्लेक्सिबल। एग्जामिनर को पता लगना चाहिए फिगर्स कहां से आ रही हैं, किस प्रिंसिपल पे कैलकुलेट हुई हैं, तो हम इस अंदाज में भी चल सकते हैं, हम ये कॉलम अवॉइड भी कर सकते हैं। अच्छा जी, टैक्स डेप्रिसिएशन
रिड्यूसिंग बैलेंस इनिशियल डेप्रिसिएशन हमेशा कॉस्ट पे कैलकुलेट की जाती है 25% के हिसाब से। पहली डेप्रिसिएशन 30,000, पहली डेप्रिसिएशन 0 में 1 में, 1 में क्यों? बिल्कुल ठीक है, एसेट इज परचेज एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। 2, 3, 4 और 4 में होगी बैलेंसिंग। और टोटल अलाउबल डेप्रिसिएशन इज 120,000 माइनस 10,000, 110,000 ये टोटल अलाउबल डेप्रिसिएशन आपके पास। तो नेक्स्ट डेप्रिसिएशन 30,000 का 75%, 22,500। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन 16,875, बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन 40 625। लीजिए जी, डेप्रिसिएशन हमारे पास आ गई है। अब हर साल की डेप्रिसिएशन की फिगर उठाएंगे यहाँ से और उसको टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, टैक्स सेविंग आ जाएगी और एरियर में हम प्लेस कर देंगे। तो पहली डेप्रिसिएशन 30,000 का 33% 9,900 और ये प्लेस होगी टैक्स सेविंग ईयर 2 में। बिल्कुल ठीक है, ईयर 2 में यहाँ पे आएगी जनाब ये 9,900। नेक्स्ट जी, 7,425, नेक्स्ट 5,569, लास्ट वन 13,406, लीजिए जी। अब हर साल का सम कीजिए। जीरो में तो यहाँ पे कुछ आया नहीं, एक्स्ट्रा लग गया कॉलम हमारा क्योंकि हमने कुछ इन्वेस्ट पेमेंट करनी नहीं थी अपफ्रंट। हर साल का सम कीजिए और 10% डिस्काउंट फैक्टर है। इस ऑप्शन की एनपी बनाइए, ये भी नेगेटिव ही आने वाली है। कितनी नेगेटिव आती है बताइए जरा कंप्लीट करके। Negative. Option with the least negative NPV will be preferred. So buy option is cheaper. Borrow and buy, this is the better option. हमसे पूछा गया था बताइए कौन सी ऑप्शन बेहतर है, तो हमने प्रिंसिपल जो अप्लाई किया, एसेट रेटेड कैश फ्लो लिए दोनों ऑप्शन के, उनको पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट पे डिस्काउंट करके उनकी एनपीवी कैलकुलेट की। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? बेटा पहली बात तो हमने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं ली, हमने यहाँ पे पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट ली है, ठीक है। और वो डेट कौन सी है? इस ऑप्शन में जो बोरिंग कॉस्ट है, इस ऑप्शन में जो बोरिंग कॉस्ट हमें गिवन है, उस बोरिंग रेट को हमने 1 माइनस टैक्स कर दिया, वो हमारी पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट बन गई, ठीक है। और अगर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं, अगर हमें वो भी यूज़ करनी होती है यहाँ पे, तो जो जिस कंपनी के लिए हम फैसला कर रहे हैं, मतलब हमारी कंपनी, हम उस कंपनी, ये कॉस्ट ऑफ डेट भी हमारी कंपनी की है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी अगर यूज़ होगी तो भी हमारी कंपनी की यूज़ होती है।
क्योंकि हम अपनी कंपनी का फैसला कर रहे हैं ना, तो हमने अपनी कंपनी के लिए कैश फ्लो देने हैं, हमने अपनी कंपनी की ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ डेट लेनी है। जी जनाब, ये हमने केस 2 देखा लेसी का, लीज और बाय, पहला सिंपल उसकी इलस्ट्रेशन, पहली सिंपल इलस्ट्रेशन थी। कोई इशू, किसी कैलकुलेशन पे कोई गाइडेंस चाहिए तो पूछिए। सर ये जो 1 है इसको हम 0.909 करेंगे ना? 1 फ्यूचर है भाई। All future cash flows will be discounted as we are calculating here net present value. Future cash flows को present value में लाना है हमने। जी बेटा, ये 88579 आपकी ठीक ये नहीं आ रही, आपकी क्या आ रही? मतलब क्या फ़र्क है आपका इनमें से? आपको लग रहा है कि यहाँ पे फैक्टर क्या है? 0.909। चेक कीजिए जी कैलकुलेशन क्यों डिसएग्रीमेंट आ गया। ठीक है फैक्टर? जी ये ठीक है, ये फिगर ठीक है। अच्छा जी, अब एक नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। इसमें क्या केस है हमारे पास जी? इलस्ट्रेशन नंबर 56 है जी। लेट्स सी क्या स्टोरी है इसमें। लाइगर लिमिटेड, रिक्वायरमेंट से पढ़ते हैं जी। पार्ट ए, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू एट 31 December 20x2 यूजिंग द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर परचेजिंग द मशीन आउटराइट, यूजिंग द फाइनेंस लीज टू अक्वायर द मशीन एंड यूजिंग द ऑपरेटिंग लीज टू अक्वायर द मशीन। उसने बता दिया डिस्काउंट रेट क्या है, उसने आज की तारीख भी बता दी, आज साल का आखिरी दिन है। प्रेजेंट वैल्यू आज की तारीख में आती है ना, जीरो में आती है, और जीरो में आखिरी दिन है साल का। तीन ऑप्शन है जी, पढ़ते हैं डाटा। लाइगर लिमिटेड हैज डिसाइडेड दैट इट मस्ट रिप्लेस इट्स मेजर टर्बाइन मशीन ऑन 31 December X2। इट हैज डिसाइडेड, डिसीजन हो चुका है, टर्बाइन ने रिप्लेस होना है, तो नो फिजिबिलिटी। The machine is essential to the operations of the company. The company is, however, considering whether to purchase the machine outright or to use the lease financing. Purchasing the machine outright. The machine is expected to cost 360,000 if it is purchased outright. Payable on 31st December X2, immediately, आज ही pay करना है. After 4 years, the company expects new technology to make the machine redundant, and it will be sold on 31st December, generating proceeds of 20,000. Capital allowance, tax depreciation को कहा जाता है, for tax purposes are available on the cost of the machine at the rate of 25% per annum, reducing balance. A full year allowance is given in the year of acquisition, but no writing down allowance is available in the year of disposal. अच्छा, ये जुमला जो इसने लिखा हुआ है, हम इसको ऐसे ही ट्रीट करते हैं। हम हमेशा जो 01 की बात करते हैं, पहली डेप्रिसिएशन, उसी असम्पशन के ऊपर है कि जिस साल एसेट खरीद लिया उस साल फुल डेप्रिसिएशन मिलेगी, और ईयर ऑफ डिस्पोजल में हम बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन लेते हैं, हम रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन नहीं लेते। तो ये जुमला ये ना भी लिखता तो हम ऐसे ट्रीट करते जैसे हम करते आ रहे हैं। ठीक है, ये जुमला अननेसेसरी है, ये हमारी कोई ट्रीटमेंट आल्टर नहीं कर रहा है। द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीड्स एंड टैक्स WDV इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल इज अलाउएबल और चार्जेबल फॉर द टैक्स पर्पसेस। ये भी हम ऐसे ही करते हैं। वो गेन और लॉस की कहानी सुना रहे हैं, हम जो बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन या बैलेंसिंग चार्ज निकालते हैं उसमें सारा कैटर हो रहा है। तो ये पूरा जुमला उसने ना भी लिखा होता यहां से लेकर यहां तक, तो हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो हम करते हैं। लेकिन यहां पर एक जो चीज आपको पिक करनी चाहिए, वो परचेज द मशीन आउटराइट कह रहा है, बोरो एंड बाय का जिक्र नहीं कर रहा। दिस इज नॉट बोरो एंड बाय, दिस इज बाय। इट मीन यू हैव फंड्स। पिछला सवाल था ना, उसने कहा जी बोरो करके बाय करने का प्लान है। ठीक है, वहां पे बोरो करके बाय था, यहां पे बाय करने के पैसे हैं, उसके बावजूद हम लीज को कंसिडर करना चाह रहे हैं। उसकी रीजन क्या है, वो पार्ट बी में मिलती है। बट हमें ये, मैं कहता हूं, जो माइंडसेट उसको अपने क्लियर रखना है। हमारे दिन में बोरो एंड बाय चार था, मैंने बोला था, आपको लगेगा हर साल ही बोरो एंड बाय होगा, हमेशा ऐसा ही होगा। हमेशा कुछ नहीं होता, हर सवाल को तसल्ली से पढ़ना है। बोरो एंड बाय भी हो सकते हैं, सिर्फ बाय भी हो सकता है। यहां पे सिर्फ बाय है, बायर वर्सेस लीज है ये। ठीक है, तो बहरहाल देखते हैं जी। लीजिंग ऑप्शन, लीजिंग में भी दो लीजिंग हैं जी, फाइनेंस भी है, ऑपरेटिंग भी है। द कंपनी हैज अप्रोच्ड इट्स बैंक विद अ व्यू टू अरेंजिंग अ लीज टू फाइनेंस द मशीन एक्विजिशन
द बैंक हैज ऑफर्ड टू ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द लीजिंग विच आर एज फॉलो। कॉन्ट्रैक्ट ईयर्स, फाइनेंस करो, ऑपरेटिंग करो, 4 साल की है। एनुअल रेंटल फाइनेंस का क्या है, ऑपरेटिंग का क्या है। फर्स्ट रेंटल पेएबल फाइनेंस का एरियर्स में है, इसका एडवांस में है, ठीक है। तो जनरल इंफॉर्मेशन फॉर बोथ द परचेजिंग एंड फाइनेंस लीज ऑप्शन मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ 50,000 per year are payable at the end of the each year. All lease rental for both finance and operating option can be assumed to be allowable for tax purposes in full in the year of payment. अच्छा यहां पे भी ना ये जुमला ना भी लिखा हो, लॉ यही है, ऐसा ही होता है, ठीक है। ये जुमला भी अननेसेसरी ना लिखा होता तो भी हमें पता है, जिस तरह फर्स्ट डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन अवेलेबल होती है, इसी तरह रेंटल भी टैक्स अलाउबल इन द ईयर ऑफ पेमेंट होता है। बेशक आपने एसेट यूज किया या नहीं किया, ठीक है। ये स्टैंडर्ड हमारे रूल्स हैं, टैक्स के लॉ के मुताबिक जो चलते हैं, जो कि इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम फॉलो करेंगे। हाँ, इसके कॉन्ट्रेरी कोई इंफॉर्मेशन आ जाए तो हमारी ट्रीटमेंट उसके हिसाब से हो जाएगी। ये चीज ध्यान में रखनी है। मुझे भी कल परसों एक बच्चा सवाल कर रहा था, शायद यही क्वेश्चन था जैसे, नहीं एक क्वेश्चन हम करके हटे हैं पीछे से, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेश्चन आया कि सर ये क्वेश्चन तो हमें इन्फ्लेशन है इसमें, इसको तो मनी अप्रोच होना चाहिए था, इसको हमने रियल अप्रोच से क्यों किया। तो मैंने इसका बेटा इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ो जरा, उसको रिक्वायरमेंट पढ़ के फिर भी समझ नहीं आई। मैंने कहा उसने रिक्वायरमेंट में लिखा है भाई कि रियल अप्रोच से करो, तो आपकी समझ जो भी कहती है, एग्जामिनर की जब इंस्ट्रक्शन सामने आ जाते हैं तो आपकी समझ पीछे चली जानी चाहिए। आपकी समझ कहती है उसको नॉमिनल अप्रोच से होना चाहिए, लेकिन एग्जामिनर आपको कह रहा है भाई इसको रियल अप्रोच से करो, तो फिर उससे एग्जामिनर से लड़ाई नहीं करनी है आपने, ठीक है। तो यहां पे भी जैसे मैंने कहा, हमारी समझ, हमारा असूल क्या है कि फर्स्ट डेप्रिसिएशन इज अवेलेबल इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, वो बेशक साल की आखिरी तारीख हो। फर्स्ट रेंटल फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज है, इट इज अलाउबल फॉर टैक्स पर्पसेस इन द ईयर ऑफ पेमेंट, बेशक साल के आखिरी दिन हमने पे किया, ऐसा भी यूज भी नहीं किया हमने। ये रूल्स हैं, क्वेश्चन साइलेंट हम ये फॉलो करेंगे। व्हेन इट विल बी लेफ्ट टू अस टू डिसाइड, हमें रूल पता है हम कैसे फैसला करेंगे। लेकिन अगर एग्जामिनर इसके अगेंस्ट कोई assumption दे देता है, वो कहता है नहीं जी अक्रूवल बेसिस पे चार्ज करेगा टैक्स डिपार्टमेंट, हैव टू डील अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, माइंडसेट के साथ नहीं जाना कि भाई बस इसी तरह ही होता है, हमेशा हमेशा कुछ नहीं होता, जो सवाल में लिखा हुआ वैसे होता है। तो ये बड़ी अहम एक बात है जो आपको फॉलो करनी है, क्योंकि एग्जामिनर अक्सर, मैं फील करता हूं इस चीज को, इस हैबिट ऑफ स्टूडेंट को एक्सप्लॉइट करता है। उसको पता है कि स्टूडेंट माइंडसेट के साथ आता है, उसको कोई फिमिलियर चीज नजर आए, उसने देखना ये तो समर 17 छाप दो, तो समर 17 का सवाल उसने उठाया होता है, उसने 2 वर्ड बदले होते हैं उसमें, जिसे ऑल टुगेदर सोल्यूशन बदलना होता है। तो जो सोल्यूशन, जो बच्चा माइंड अप्लाई नहीं करता, वो सोल्यूशन छाप के आता है, तो वो 0 के करीब पहुंच जाता है उस सवाल में। लेकिन जिस बच्चे ने ध्यान से सवाल पढ़ लिया, वो, और पहले उसने समर 17 भी किया हुआ था, इसको भी ध्यान से पढ़ लिया, ही वाज एबल टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस, 100/100 लेता है वो। तो इसलिए सवाल को ध्यान से पढ़ना है, कभी हमने रश नहीं कर जाना, ये तो फलाना सवाल है छाप दो, माइंडसेट नहीं अप्लाई करना, लर्निंग अप्लाई करनी है आपने। अच्छा जी, मजीद आगे चलते हैं। अज्यूम दैट tax is payable 1 year after the end of the accounting year in which transaction occurs. For operating lease only, contracts are renewable annually at the discretion of either party. LL has adequate taxable profit to relieve all its costs. The rate of tax on profits can be assumed to be 30%. Company's accounting year end is 31st December. Company's annual after tax cost of capital is 10%. अब यहां पे भी एक तो जो से बात सुनिएगा, ये क्वेश्चन फाइनेंसिंग का है या फिजिबिलिटी प्लस फाइनेंसिंग का है? फाइनेंसिंग ओनली, फिजिबिलिटी तो नहीं है ना इस क्वेश्चन में। पहला जुमला ही आपको क्या बता रहा है? हैज डिसाइडेड। तो फैसला हमने नहीं करना खरीदना ना खरीदना, हमने फैसला करना कैसे खरीदना है। खरीदने का फैसला हो चुका है, दिस इज ओनली फाइनेंसिंग इससे। अच्छा, हमने अभी जब स्टेप्स पढ़ रहे थे, हमने कहा था जब तो हो ना फिजिबिलिटी प्लस फाइनेंसिंग, तो पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिस्काउंटेड यूज होता है, और अगर सिर्फ फाइनेंसिंग हो तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हो सकता है, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट भी हो सकता है। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। सिर्फ फाइनेंसिंग है, जब सिर्फ फाइनेंसिंग है तो प्रेफरेंस इज गिवन टू पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। मैं इसको यहां पे नोट पे जाता हूं और यहां पे मैं स्टार लगा देता हूं, ठीक है जी। ये प्रेफर्ड रेट है। प्रेफर्ड रेट का मतलब अगर क्वेश्चन साइलेंट और क्वेश्चन में दोनों रेट अवेलेबल हो तो हम ये चूज कर लेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन दे देता है इसको इस्तेमाल करो तो हम उसको फॉलो करेंगे। वैसे इस क्वेश्चन में तो दिया ही एक रेट गया है, 2 रेट नहीं गिवन, ठीक है। दिया ही एक रेट गया है और इंस्ट्रक्शन भी दे दी कि किसी को फॉलो करो, तो बिल्कुल ही कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन में हमें दोनों रेट दिए जाते और क्वेश्चन खामोश होता कौन सा रेट यूज करना है, तो इस केस में फिजिबिलिटी के, फाइनेंसिंग के केस में दिस इज द प्रेफर्ड रेट। फिजिबिलिटी में तो कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं, देयर इज ओनली 1 रेट। फिजिबिलिटी जब कर रहे हो तो देयर इज ओनली 1 रेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फाइनेंसिंग कर रहे हो तो 2 रेट्स में ऑप्शन है,
दोनों में से कोई भी रेट यूज हो सकता है। प्रेफरेंस इफ इट इज लेफ्ट टू अस, इस रेट को देते हैं। लेकिन मैं फिर दोबारा हम इलस्ट्रेशन 56 पे आते हैं, तो हमारे केस में एक तो रेट ही एक अवेलेबल है और दूसरा उसने इंस्ट्रक्शन भी दे दी है, तो कोई इशू नहीं है जी। अच्छा, जब हम वन बाय वन चलते हैं, वी स्टार्ट विथ परचेजिंग द मशीन आउटराइट। बारी बारी तीनों ऑप्शन को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले परचेजिंग द मशीन आउटराइट, इट इज पार्ट A1। हम परचेज की बात करें तो हमारे रेलेवेंट कैश फ्लोज क्या है जी? इनिशियल इन्वेस्टमेंट, रेजिडुअल वैल्यू, टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन। ये तो सीधे सीधे आ गए ना। अब चूंकि हम बाय है, बोरो एंड बाय नहीं है, ठीक है। अगर बोरो एंड बाय होता तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जगह प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आता, जैसे ये आ रहा था। अगर बोरो एंड बाय होता तो ये आता, ये सिर्फ बाय है तो जीरो में इनिशियल इन्वेस्टमेंट आएगी। टैक्स सेविंग और इंटरेस्ट नहीं आएगा यहां पे क्योंकि लोन ही नहीं लिया। टैक्स रेजिडुअल वैल्यू आएगी अगर एग्जिस्ट करती है। टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन बिल्कुल आएगी। एक आइटम और भी यहां पे दी हुई है, उसके बारे में हमें फैसला करना चाहिए। मेंटेनेंस कॉस्ट, जनरल पैराग्राफ, उसकी पहली लाइन, फॉर बोथ परचेजिंग एंड फाइनेंस लीज ऑप्शन मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपको पे करनी पड़ेगी। इसका मतलब ऑपरेटिंग लीज में जनरली यही होता है। ऑपरेटिंग लीज में एज अ नॉर्म मेंटेनेंस कॉस्ट कौन बियर करता है? लेसर पे करता है मेंटेनेंस कॉस्ट। नॉर्मली ऑपरेटिंग लीज में लेसर पे करता है। उसने क्लियरली कहा दो ऑप्शन में मेंटेनेंस कॉस्ट कंपनी को पे करनी पड़ेगी। इसका मतलब तीसरी ऑप्शन में कंपनी ने पे नहीं करनी। दिस कॉस्ट ऑल्सो बिकम रेलेवेंट देन। अगर तो उसने लिखा होता ना कि तीनों ऑप्शन में मेंटेनेंस कॉस्ट कंपनी को ही पे करनी है, तो फिर ये कैश फ्लो इरेलेवेंट बन जाता कि हम ऑप्शन ए लें, बी लें, सी लें, फर्क ही नहीं पड़ता कैश फ्लो में। तो रेलेवेंट कैश फ्लो तो वो होता है जो ऑप्शन के साथ चेंज हो। तो यहां पे ऑप्शन 3 है, दो ऑप्शन में मेंटेनेंस कॉस्ट हमने पे करनी है, तीसरी में हमने पे नहीं करनी। इसका मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट आल्सो बिकम्स रेलेवेंट। तो हमारे यहां पे जो बाय ऑप्शन के रेलेवेंट कैश फ्लो बनेंगे, अगर मैं पहले लिस्ट उनकी कर लूं, एक इनिशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फिर उसकी रेजिडुअल वैल्यू है, फिर इसकी टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन है, देन वी हैव मेंटेनेंस कॉस्ट और फिर टैक्स सेविंग ऑन मेंटेनेंस कॉस्ट। प्रोजेक्ट लाइफ कितनी है जी? 4 years। तो टैक्सेस एरियर में है तो 0 से 5 तक जाएंगे हम। फोर ईयर लाइफ 0 से 5 तक जाएंगे जी। जीरो 1 2 3 4 5 और रुपीज में हम ये कैश फ्लो बनाते हैं क्योंकि थोड़ी सी फिगर है। इनिशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर 0 में 360,000 का आउटफ्लो, रेजिडुअल वैल्यू 4 साल बाद 20,000 का इनफ्लो, टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन हम इसके लिए एक वर्किंग बनाएंगे, वहां से लेके आएंगे, बल्कि हम इसको इस तरह कहेंगे कि डेप्रिसिएशन से वर्किंग 1 से आएगी इनटू टैक्स रेट। क्या है टैक्स रेट यहां पे? 30%। तो टैक्स डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कर लेंगे वर्किंग 1 में, यहां से टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन आ जाएगी। मेंटेनेंस कॉस्ट रेडीली अवेलेबल है, उसने कहा जी हर साल के एंड पे 15,000 पे करना पड़ेगी आपको। सो 15,000 15,000 15,000 15,000 और इसकी टैक्स सेविंग भी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली 30% रेट अप्लाई करें और एरियर में जाएगा 4,500 4,500 4,500 एंड 4,500। अब हमें सिर्फ वर्किंग 1 बनानी है जिसमें सालाना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है और वहां से टैक्स सेविंग यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करनी है। बाय ऑप्शन के कैश फ्लो हमारे पूरे होते हैं। वर्किंग 1 टैक्स डेप्रिसिएशन और ईयर। रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन हमेशा इनिशियल कॉस्ट पे कैलकुलेट की जाती है 25% के हिसाब से। पहली डेप्रिसिएशन 90,000 और पहली डेप्रिसिएशन का पीरियड 0 या 1? इट इज 0। बिल्कुल ठीक है जी, क्योंकि हम एसेट साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को बाय कर रहे हैं। सो 0 1 2 3 4 बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन हमेशा ईयर ऑफ डिस्पोजल में होती है और टोटल अलाउबल डेप्रिसिएशन हमारी है 340,000। 360,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, 20,000 रिकवरी है रेजिडुअल वैल्यू की, 340,000 अलाउबल है। ऐसे ही है जी। किसी कैलकुलेशन पे कोई दिक्कत हो समझना है पूछिएगा, क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन जो हम पहले कुछ कर चुके हैं काफी दफा,
तो मैं अक्सर उस पर को बहुत ज़्यादा टाइम या पॉज नहीं लेता, बट स्टिल आपको किसी कैलकुलेशन को दिक्कत गाइडेंस चाहिए तो पूछिएगा। 19 to 75%, 73 दोबारा चेक करो। 19 to 0.75, 67500। क्या करते हो आप लोग? ये इम्तिहान में या मैंने काउंट कर जाता है ये 50625 969 जी। लास्ट वन बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन 340 में से लेस करेंगे अब सारा कुछ। वन 193 93 906। लीजिए जी, ये हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई जीरो में, पहली डेप्रिसिएशन, आखिरी डेप्रिसिएशन ईयर 4 में जो ईयर ऑफ डिस्पोजल है। अब हर साल की डेप्रिसिएशन को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, टैक्स सेविंग आएगी, एरियर में इसको प्लेस करेंगे। जीरो का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है उसको हम उस पर सेविंग 1 में प्लेस करेंगे। तो टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन पहली क्या आई जी? 27,000। नेक्स्ट 22,500। नेक्स्ट 15188। नेक्स्ट 11391। नेक्स्ट उसको 2250 नहीं कहते, उसको 20,500 कहते हैं शायद, ठीक है। 2250 तो ऐसे ऐसा नहीं होता, 20,250, इसको 20,250 कहते हैं हम इसको जी। लास्ट वन 28172। लीजिए जनाब, हमारी सारी आइटम पूरी होगी, कोई रह तो नहीं गई। अब यहां पे करेंगे अब हम नेट कैश फ्लोज, फिर लाएंगे डिस्काउंट फैक्टर। क्या गिवन है डिस्काउंट फैक्टर हमें? पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज गिवन है 10%, फिर प्रेजेंट वैल्यू और इस फिर ऑप्शन की नेट प्रेजेंट वैल्यू। जनाब इस ऑप्शन की नेट प्रेजेंट वैल्यू बनाइए। कोई वैल्यू की समझ ना आए पूछिएगा। जी जनाब, क्या आ रही वैल्यू? नेगेटिव होगी यकीनन। मेरी यादाश्त कहती है कि गलत वैल्यू है। आप लोगों का एरर रेट बहुत हाई लगता है मुझे। 302959। सोल्यूशन मेरे पास नहीं होते, लेकिन दिमाग में कुछ फिगर का खाका होता है देने में मेरे। जी हाँ जी बेटा, ये देखें, ये आपकी जनरल एरर रेट आप लोगों का हाई होना, इट्स नॉट गुड।
आपको आई डोंट नो क्यों ये एरर्स आपसे हो रही हैं। यू शुड, इसमें एक चीज़ ज़रा ध्यान में रखिएगा कि क्लास में जो एक्टिविटी है, आप जो भी एक्टिविटी है कोशिश कीजिए उसको उसी अंदाज में परफॉर्म कीजिए एज इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। डोंट टेक इट कैजुअली, क्योंकि ये फिर अगर आप इसको सीरियसली ले रहे हैं, एक्टिविटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं विद सीरियस अप्रोच, तो इट इज़ एडिंग टूवर्ड्स योर एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी जो कि एग्जाम में आपको चाहिए। अगर इसको आप कैजुअली ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि यू आर नॉट यूजिंग योर टाइम इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। आप एक चीज़ यहाँ पे सीख सकते हैं, अपनी एक्यूरेसी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं कैलकुलेशन की। आप वो अपॉर्चुनिटी फोरगो कर रहे हैं। जी जनाब, हो गया बाय ऑप्शन 302959। अब हम चलते हैं फाइनेंस लीज की तरफ। 4 साल की फाइनेंस लीज है। एनुअल रेंटल टेबल एरियर्स 1,35,000 है। और यहां पे हमारे जो कैश फ्लोज रहेंगे फाइनेंस लीज में, A2 फाइनेंस लीज, एक कैश फ्लो हमारा आएगा लीज रेंटल, दूसरा हमारा कैश फ्लो आएगा टैक्स सेविंग ऑन लीज रेंटल, तीसरा कैश फ्लो हमारा आएगा मेंटेनेंस कॉस्ट, और चौथा कैश फ्लो आएगा हमारा टैक्स सेविंग ऑन मेंटेनेंस कॉस्ट। और ये कैश फ्लोज हम एन्युटी शेप में फॉलो कर सकते हैं, इसको हम एन्युटी शेप में मैनेज करते हैं। तो जनाब हम यहां पे एक कॉलम बनाएंगे पीरियड का, एक कॉलम बनाएंगे कैश फ्लोज का, एक कॉलम बनाएंगे डिस्काउंट फैक्टर का, एंड देन वी विल हैव द प्रेजेंट वैल्यू। तो पीरियड वाइज हम कैश फ्लोज ले लेंगे रुपीज में, फिर हम डिस्काउंट फैक्टर लाएंगे, वो गिवन है क्वेश्चन में एज 10%, फिर प्रेजेंट वैल्यू लेंगे रुपीज में, और यहां पे हम इसका सम ले लेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो कि इंडीड नेगेटिव आने वाली है, दूसरी ऑप्शन भी। अच्छा जी, लीज रेंटल हमारे 4 जाने हैं। पहला रेंटल आज से 1 साल बाद जाना है, सही है जी। सो 1 से 4 135,000 कैश फ्लो। टैक्स सेविंग ऑन लीज रेंटल, रेंटल हम पे करेंगे पहला 1 में ही इमीडिएटली टैक्स अलाउबल हो जाएगा। टैक्स इंपैक्ट इसका 2 में आएगा, 2 से 5 और 30% के हिसाब से, 30% ही है ना जी, 135 का 30% 40,500। मेंटेनेंस कॉस्ट हर साल के एंड पे जाएगी 1 से 4 15,000। इस पे टैक्स सेविंग एरियर्स में आएगी 2 से 5 4,500। लीजिए जी, इस ऑप्शन की भी एनपीवी कैलकुलेट कीजिए। 2 नॉर्मल एन्युटी है, 2 डिलेड एन्युटीज है। कैलकुलेट कीजिए इसकी एनपीवी इस ऑप्शन की, फाइनेंस लीज का केस। जी जनाब, क्या आ रही है एनपीवी इस ऑप्शन की? थ्री 4 5 8 3 1। जी वेरीफाई कीजिए इस कैलकुलेशन को। ये ठीक है जी कैलकुलेशन जी। एनी इशू? फाइनेंस लीज का भी हमने देख लिया। ऑपरेटिंग लीज केस में तो सिर्फ लीज रेंटल है और टैक्स सेविंग और लीज रेंटल है, क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट वहां पे तो लेसर ने पे करनी है, जो कि लीज रेंटल में ही कवर हो रही है यकीनन। तो ऑपरेटिंग लीज A3, एक कैश फ्लो हमारा लीज रेंटल है और दूसरा टैक्स सेविंग
ऑन लीज रेंटल है। पीरियड ऑपरेटिंग लीज का एडवांस में है जी 0 से 3 तक, रेंटल 140,000 और 0 में हमने पे किया रेंटल, तो जो कीजिएगा 0 में लास्ट ऑफ द ईयर है, इमीडिएटली टैक्स लॉबल हो गया, टैक्स इफेक्ट 1 में आ जाएगा, 1 से 4 इसका टैक्स इफेक्ट आएगा और 30% के हिसाब से 42,000 लीजिए जी। ये हमारे कैश फ्लोज आ गए। अब इनको डिस्काउंट कीजिए, इनकी पीवी और फिर एनपीवी बताइए क्या आ रही है। यकीनन नेगेटिव आनी है ये भी। किसी कैश फ्लो पीरियड की डिटर्मिनेशन पे कोई इशू हो तो पूछिए। जी बेटा 343,000 जी। कोई तीसरी ऑप्शन भी चाहिए मुझे, लग नहीं रही दिल को ये वैल्यू। 355,046। इतनी हिट एंड ट्रायल क्यों होते हैं आप लोगों के? 355,040। अब ये तीसरा आंसर आया जो ठीक आया है इस क्लास में जी। किसी कैलकुलेशन पे किसी स्टूडेंट को कोई एतराज़, कैलकुलेशन पे वैल्यूज़ पे कहीं पे कोई एतराज़ है तो पूछिए। बाय ऑप्शन, फाइनेंस लीज ऑप्शन, ऑपरेटिंग लीज ऑप्शन। अच्छा जी, हमसे पूछा गया रिकमेंड द ऑप्टिमल मेथड। फाइनेंसिंग डिसीजन ऑप्टिमल मेथड वही रहेगा जहां पे नेगेटिव एनपीवी सबसे कम है। तो पार्ट ए का हमारा आंसर रहेगा यहां पे बाय ऑप्शन। डिसीजन हमारा है बाय आउटराइट परचेज इज चीपेस्ट ऑप्शन। आउटराइट परचेज इज चीपेस्ट ऑप्शन। चीपेस्ट कह लें या ऑप्टिमल कह लें, एक ही बात है। लीजिए जी, ये डिसीजन हमारा पार्ट ए का कंप्लीट हुआ। कोई सवाल? A2 जी, कोई सवाल? अच्छा जी, पार्ट बी इसका थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है जो कि मैं नॉर्मली आई कैप में इसका नज़र नहीं आता। ये दो टॉपिक्स को मिलाया गया है। कैपिटल राशनिंग हमने पढ़ा हुआ है, उसको फाइनेंसिंग डिसीजन से मिक्स किया गया है यहाँ पे। अज्यूम नाउ अज्यूम दैट कंपनी इज फेसिंग कैपिटल राशनिंग अप until 30th December 20x3, डेट इज क्रिटिकल, ठीक है जी। When it expects to make a share issue,
During this time, the most marginal investment project, which is perfectly divisible, requires an outlay of 500,000 and would generate a net present value of 100,000. Investment in the turbine would reduce the funds available for this project. Investment cannot be delayed. Investments delay नहीं की जा सकती, ना project में ना turbine में. Calculate the revised net present value of the three options for the turbine given capital rationing. Advise whether your recommendation in A would change. अब ये जब सिनेरियो आते हैं जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखे होते तो पहले दफा पढ़ने में ये समझ स्टोरी नहीं आती. जब तक स्टोरी नहीं समझोगे आपको ये फैसला आप नहीं कर सकते कि आपने डिसीजन किन वैल्यूज को कंपेयर करके लेना है. और जब तक आपका ये डिसीजन नहीं होता रिक्वायर्ड वैल्यूज कहां से आनी है, यू कैन नॉट प्रोसीड, यू शुड नॉट प्रोसीड. इसलिए आपको कहा जाता है कि सवाल को आपको यू शुड बी प्रिपेयर्ड के एग्जाम में कम से कम 3 दफा आपको सवाल पढ़ना पड़ेगा, तब आपको स्टोरी क्लियर होगी कहानी है क्या बीच में, और आप एक राइट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करने की पोजीशन में आते हैं. अच्छा, अब यहां पे अब है क्या कि जी एक इश्यू आपने टरबाइन लेनी है, वो तो फैसला हो चुका, लेनी है. और 30 दिसंबर 2003 तक आज से 364 दिन तक कैपिटल राशनिंग है. उसके बाद कैपिटल राशनिंग का मसला खत्म हो जाएगा. और इसी दौरान में एक टरबाइन है और एक और प्रोजेक्ट भी है, जिसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 लाख और जिसकी एनपीवी 1 लाख है. उन्होंने कहा जी ये हमारे लिए मोस्ट मार्जिनल समारात, हमारी मोस्ट फीजिबल प्रोजेक्ट हमारे लिए जो अवेलेबल है टरबाइन के अलावा एक ये है. और अगर हम टरबाइन में जो पैसा लगाएंगे वो पैसा इस प्रोजेक्ट के पैसा को शॉर्ट करेगा. अवेलेबल फॉर दिस प्रोजेक्ट शॉर्ट हो जाएंगे. ये प्रोजेक्ट भी अभी करना है, टरबाइन भी अभी लेनी है. ये प्रोजेक्ट भी अभी करना है, टरबाइन भी लेनी है. और टरबाइन के लिए जो पैसा हम आज यूज करेंगे वो पैसा इस प्रोजेक्ट में से हमारी इन्वेस्टमेंट को कम कर देगा. और इन्वेस्टमेंट कम होगी तो एनपीवी भी हमारी डिविजिबल प्रोजेक्ट है ना. ये आप चाहते हैं तो इसमें हिस्सा अपना रिड्यूस शेयर कर सकते हैं, लेकिन जब यहां पे अपना फंड्स की अनअवेलेबिलिटी की वजह से अपना शेयर रिड्यूस करेंगे आप, तो यहां पे एनपीवी लॉस भी आएगा. अब क्या होने जा रहा है, इसका मतलब टरबाइन खरीदोगे वहां पे तो वहां पे कुछ एनपीवी कमाओगे और यहां पे कुछ एनपीवी गवाओगे. तो टरबाइन खरीदने के साथ एक वहां पे कॉस्ट पड़नी है, सॉरी वहां पे भी कॉस्ट है और यहां पे फर्दर कॉस्ट आ रही है, उधर भी कॉस्ट है. और कौन सा पॉजिटिव एनपीवी पे चल रहे हैं, नेगेटिव एनपीवी चल रहे हैं. तो अब यहां पे इसका हमने लिंक क्या बनाना है, हमने इसका लिंक बनाना है कुछ ऐसे. मैं इसको 3 कॉलम में इस वर्किंग को प्रेजेंट करूंगा. 1, 2 और 3. एक आउटराइट परचेज, एक ऑपरेटिंग लीज और एक फाइनेंस लीज. ये 3 ऑप्शन है. इनको कंपेयर करना है कैसे. एक है जी एनपीवी फ्रॉम पार्ट ए, हर ऑप्शन की क्या है, और दूसरा है लॉस ऑफ एनपीवी इन मोस्ट मार्जिनल प्रोजेक्ट. Then you will get revised NPV, and then you will take the decision कि भाई पार्ट ए में जो आपने ऑप्शन ली, डिसीजन लिया कि वही ठीक है या बदलेगा. जैसे हमने यहां पे पार्ट ए में जो एनपीवी निकाली इधर थी कितनी, 302,959, यहां पे थी 345,831, इधर थी 355,040. अब जरा तो देखिएगा, अगर आप परचेज आउटराइट पे जाते हो तो 5 लाख के प्रोजेक्ट में से आपका कितना हिस्सा उड़ जाएगा, 5 लाख के प्रोजेक्ट में से कितना हिस्सा आप लूज करोगे. आपके पास 5 लाख अवेलेबल है, उसी में से 3,60,000 निकलने हैं. यू विल लूज 3,60,000 ओवर 5 लाख. ऐसा ही है, इतना शेयर लूज कर दोगे ना प्रोजेक्ट में, इतनी ही एनपीवी लूज हो जाएगी भाई, इतनी ही एनपीवी लूज हो जाएगी. कितनी बनती है एनपीवी, कितनी बनती है एनपीवी, 72,000 एनपीवी लूज हो जाएगी. फाइनेंस ऑपरेटिंग लीज पे आओ. ऑपरेटिंग लीज के केस में आपको कितना पैसा पे करना है, प्रोजेक्ट में से कितने पैसे शॉर्ट होंगे. ऑपरेटिंग लीज के केस में कितना रेंटल पे करना है, पेमेंट पे जाओगे सी. 5 लाख में से कितना पैसा शॉर्ट हो रहा है ऑपरेटिंग लीज में, 140,000. तो 140,000 ओवर 500 इंटू 100, एनपीवी में से कितना लॉस होगा आपका, 28,000. तीसरा केस फाइनेंस लीज के केस में कितना पैसा शॉर्ट हो रहा है, 0, क्योंकि फाइनेंस लीज का पहला रेंटल कब जाना है. आई टोल्ड यू डेट इज क्रिटिकल, 31 दिसंबर X3
देन देयर इज नो कैपिटल राशनिंग। इसका मतलब फाइनेंस लीज पे आप जाते हो तो 5 लाख का प्रोजेक्ट पूरा कर सकते हो, क्योंकि फाइनेंस लीज के लिए आपको आज पैसा कुछ नहीं चाहिए, पहला पैसा साल बाद, पहला रेंटल एरियर में जाना है ना, तो पहला रेंटल आपने साल बाद पे करना है, और साल बाद जिस तारीख को पे करना है 31 दिसंबर, उस दिन कैपिटल राशनिंग नहीं है। कैपिटल राशनिंग तो 30 दिसंबर तक है, 31 दिसंबर को कैपिटल राशनिंग नहीं है। तो जनाब अब आप रिवाइज्ड एनपीवी देखो, यहां पे बनती है 374,959, यहां पे बनती है 383,831 और यहां पे बनती है 355,040। तो अब यहां पे हमारा डिसीजन क्या आया? यहां पे डिसीजन है गिवन कैपिटल राशनिंग सिचुएशन, फाइनेंस लीज इज ऑप्टिमल ऑप्शन। जब तो कैपिटल राशनिंग का मसला नहीं है तो बाय चीपेस्ट ऑप्शन। अगर कैपिटल राशनिंग का मसला है तो कैपिटल राशनिंग के साथ हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमें अवेलेबल है, जिसकी वजह से हमारा डिसीजन चेंज हो जाता है। फाइनेंस लीज यहां पे हमें चीपेस्ट ऑप्शन नजर आ रही है। विदाउट कैपिटल राशनिंग बाय वाज द चीपेस्ट ऑप्शन, विद कैपिटल राशनिंग फाइनेंस लीज इज द चीपेस्ट ऑप्शन, इट इज द ऑप्टिमल ऑप्शन। ये नहीं क्वेश्चन, कोई सवाल? ये जो हमने डिवाइड किया 360 डिवाइड बाय 500 ये परसेंट में आंसर नहीं आ जाएगा? बेटा 360 ये मैंने रुपीज इन 1000 लिखे हैं सारे मैंने, आप इसको मैं शायद कह गया, इसको आप यहाँ पे 100,000 लगा लीजिए। ये मैंने रेशियो बनाई है, कितना प्रोपोर्शन ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी लॉस्ट, और ये उसको एनपीवी से मल्टीप्लाई कर दिए, एनपीवी दैट विल बी लॉस्ट। 5 लाख का टोटल प्रोजेक्ट है, 360 ओवर 500 विल बी लॉस्ट, ठीक है। अकॉर्डिंगली एनपीवी में कितना लॉस होगा, एनपीवी में कितना लॉस होगा। अच्छा, वी टेक 5 मिनट्स ब्रेक, उसके बाद हम शुरू करते हैं। हमें इसका एक एग्जामिनल क्वेश्चन है इस पोर्शन पे जो आया हुआ है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन तो काफ़ी पुराना है लेकिन काफ़ी कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है इस एरिया पे, तो मेरे ख्याल है वो हम करेंगे तो ये सारा एरिया हमारा बड़ा अच्छी तरह रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 मोहानी लिमिटेड का है। आफ्टर 5 मिनट्स ब्रेक इंशाअल्लाह हम उसको देखेंगे। हाँ अच्छा जी, हमने क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास क्वेश्चन बैंक चैप्टर कैन पे, उसमें पेज 86 पे अवेलेबल है, मोहानी लिमिटेड, उसको पढ़ते हैं और इस पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये फाइनेंसिंग डिसीजन का एक कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन। Requirement: which of the two methods you would recommend to the management? Show all relevant calculations. Mohani Limited has decided to acquire an additional machine to augment its production. Has decided, बात फिर वही डिसीजन हो चुका है, फाइनेंसिंग डिसीजन सिर्फ होने जा रहा है। The cost of machine is 3.2 million and the expected useful life of the machine is 5 years. The salvage value at the end of the useful life is estimated at 400,000. To finance the cost of the machine, the company is considering the following option. Option A, option B. A, enter into a leasing arrangement on the following terms. Lease term 5 years. Security deposit 10% of the cost of machine. Insurance cost payable by lessor. Installment 860,000 payable annually at the beginning of the year. Purchase bargain option at the end of the lease term against security deposit. Option B, obtain a 5-year bank loan at an interest rate of 11% per annum. The loan including interest would be repayable in 4 equal installments to be paid at the end of each year, including interest equal installment. ठीक है जी, वही जो हमने illustration देखी थी वही ट्रीटमेंट है यहाँ पे। The company plans to depreciate the machine using straight line method. Insurance premium is 96,000 per annum. Corporate tax rate is 35%. For the purpose of taxation, allowable initial and normal depreciation is 50 and 10% respectively. Under reducing balance method, weighted average cost of capital is 14%. Which of the two methods would you recommend to the management? Show all relevant calculation. अच्छा जी, लीज की ऑप्शन है और बोरो एंड बाय की ऑप्शन है। तो पहले हम लीज की ऑप्शन को देख लेते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सी केस है जी हमारा लीज का। लीज के केस में हम कैश फ्लोज एन्युटी शेप में यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हमारे पास लीज के केस में जो आइटम्स आ रही हैं, एक अपफ्रंट सिक्योरिटी डिपॉजिट है हमारी जेब से जो जाएगा, फिर हमारे पास लीज रेंटल्स हैं जो हम पे करेंगे,
देन हमारे पास टैक्स सेविंग ऑन लीज रेंटल्स है, और इसके बाद क्या होना है जी, इसके बाद आपकी बार्गेन परचेज ऑप्शन का टाइम आ जाएगा, जिसमें आपको फैसला करना है कि आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस लेना है या एसेट वापस लेना है। ठीक है, ऐसे ही है ना। सिक्योरिटी बार्गेन परचेज ऑप्शन क्या होती है कि अगर एसेट की रेजिडुअल वैल्यू सिक्योरिटी डिपॉजिट से ज्यादा होगी तो आप एसेट लेना चाहोगे, और अगर एसेट की रेजिडुअल वैल्यू सिक्योरिटी डिपॉजिट से कम होगी तो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस लेना चाहोगे। ऐसे ही होगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट हमें बताया गया है 10% ऑफ द कॉस्ट है, जो कि बनता है 3,20,000। रेजिडुअल वैल्यू 4 लाख है, इसका मतलब हम रेजिडुअल वैल्यू लेना चाहेंगे। यहां पे हम सिक्योरिटी डिपॉजिट सेंडर करेंगे, रेजिडुअल वैल्यू रियलाइज करेंगे। लीजिए जी, इसकी आइटम्स बनाते हैं हम यहां पे ईयर वाइज। पहला कॉलम, एक कॉलम हम ईयर का बनाते हैं, दूसरा कॉलम हम कैश फ्लोज का बनाते हैं। कैश फ्लोज हम रुपीज इन 1000 कर देंगे जी। तीसरा कॉलम डिस्काउंट फैक्टर एंड देन प्रेजेंट वैल्यू। ईयर वाइज कैश फ्लोज रुपीज इन 1000, डिस्काउंट फैक्टर उस पर हम देख लेंगे डिस्काउंट फैक्टर हमने क्या लेना है, प्रेजेंट वैल्यू ये भी रुपीज इन 1000 में ले लेंगे हम। अपफ्रंट सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करेंगे जीरो में, कितना, रुपीज इन 1000, 320। लीज रेंटल पे करेंगे, एरियर में है एडवांस में है, पेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। 5 साल लाइफ है, 0 से लेके 4 तक, और वो है 860। टैक्स सेविंग इस पे आएगी, टैक्स का रेट है जी 35%, तो लीज रेंटल पर टैक्स सेविंग 35 के हिसाब से। जीरो में डेट क्या है बताया कुछ, मतलब हमें पहली टैक्स सेविंग कब मिलनी है। जीरो की डेट के बारे में क्वेश्चन ने कुछ बताया या नहीं। आज क्या तारीख है, क्वेश्चन इस बारे में साइलेंट है। ऐसे अगर क्वेश्चन आज की तारीख के बारे में साइलेंट है तो हम इसको स्टार्ट ऑफ द ईयर ज्यूम करते हैं। और देन व्हाट अबाउट टैक्सेस, टैक्सेस आर पेड इन द सेम ईयर। तो हमारी पहला जो रेंटल है वो टैक्स अलाउबल है 1 में, और इमीडिएटली टैक्स सेविंग अवेलेबल है, तो 1 से 5 में कितनी सेविंग बनी थी, 860 का 35%, 301। और रेजिडुअल वैल्यू हमें मिलेगी 5 में, और वो मिलेगी 400, क्योंकि हम बार्गेन परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे। ये लीज ऑप्शंस के हमारे पास कैश फ्लोज आ गए हैं। अच्छा, अब बात करते हैं डिस्काउंट फैक्टर की। हमने फाइनेंसिंग डिसीजन है, हमने पढ़ा हुआ है। फाइनेंसिंग डिसीजन में हमारे पास ऑप्शन, हमारे पास रहती है फ्लेक्सिबिलिटी। हम चाहें तो पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल लें, चाहें तो हम पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट लें। वैसे इफ यू लीव इट अप टू मी एज अ स्टूडेंट, मैं यहाँ पे प्रेफरेंस के लिहाज से पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट लेना चाहूंगा, क्योंकि एग्जामिनर ने हमें इंस्ट्रक्शन नहीं दी कौन सा मेथड यूज करें। उसने हमें कॉस्ट ऑफ डेट भी दे दी है, जिसको 1 - t करके मैं पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कर सकता हूं। उसने हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी दी हुई है। सो एकेडमिक प्रिंसिपल के तहत प्रेफरेंस पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट को बनती है। लेकिन मैंने देखा कि हमारा एग्जामिनर जब भी इस तरह का सवाल देता है उसमें वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज कर लेता है, कॉस्ट ऑफ डेट के चक्कर में नहीं पड़ता। तो हमारे डिसीजन पे बाय द वे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे कैश फ्लोज ने एक ही रेट पे डिस्काउंट हो जाना है ना। तो जिसकी एनपीवी कम लेस नेगेटिव है वो लेस नेगेटिव रहेगी, जो मर्जी रेट यूज कर लो। जिसकी हाई नेगेटिव वो हाई नेगेटिव रहेगी। तो हमारे डिसीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट यूज करें या पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज करें। तो प्रेफरेंस मैंने बता दी एकेडमिक, इस केस में पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट को जाती। लेकिन चूंकि एग्जामिनर अक्सर सवालों में पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही यूज कर रहा होता है, तो हम यहां पे कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ना होने की वजह से हम यहां पे भी पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही यूज कर लेते हैं, विच इज 14%। तो हमारा आंसर भी थोड़ा उससे एग्जामिनर के आंसर से टैली के करीब हो जाएगा। तो जनाब इसको सॉल्व कीजिए और इस ऑप्शन की एनपीवी बनाइए। क्या है, रुपीज इन 1000 में बना रहे हैं, नेगेटिव में आएगी। लीज ऑप्शन में हमारे कैश फ्लोज, उसकी एनपीवी। जी बेटा 1 to 5 कैसे है टैक्स सेविंग। हमने लीज रेंटल पे किया आज साल का पहला दिन है, ठीक है। तो एक्सपेंस किस रिटर्न में क्लेम होगा, कब क्लेम होगा, 1 में। आज हमने जब पे किया तो आज साल का पहला दिन है। जब हमने पे किया उसके बाद ईयर एंड 1 में आएगा ना, जाके आज पे कर दिया 1 में ईयर एंड आएगा, 1 की रिटर्न में डालेंगे, 1 में इसकी सेविंग आएगी, ठीक है। अगर आज साल का आखिरी दिन होता तो आज ही रिटर्न में डाल देते, आज इसकी सेविंग मिल जाती। जैसे पिछले सवाल में उसने हमें जिक्र किया हुआ था 31 दिसंबर 20 X2,
वो साल का आखिरी दिन था, हमने जैसे रेंटल पे किया फौरन टैक्स सेविंग ले ली थी। वो अलग बात है, वहां पे टैक्सेस आर पेबल इन एरियर्स से, इसलिए 1 में चले गए। ये टैक्सेस सेम ईयर में पे हो रहे हैं, ये हम सेम ईयर में पे हो रहे हैं, 1 में क्लेम करेंगे, 1 में ही इसका बेनिफिट आ रहा है हमें। वो हम 0 में क्लेम कर रहे थे, बेनिफिट 1 में आ रहा था जी। क्या ये एनपीवी? टू 445 नेगेटिव, बिल्कुल नेगेटिव ही आएगी। 2445 फाइनेंस लीज की ऑप्शन हमने बिल्ड की और उसमें 2445 नेगेटिव रुपीज इन 1000 में हमने इसको कैलकुलेट किया है। जी जनाब, एनी क्वेश्चन किसी कैश वैल्यू पे, किसी पीरियड के ऊपर कोई इशू पूछिए। अच्छा जी, हम अब बाय ऑप्शन की तरफ चलें। ये लीज ऑप्शन हमने बनाई थी, अब हम बाय ऑप्शन को देखते हैं ज़रा। बाय ऑप्शन 0 में एसेट खरीद रहे हैं, लेकिन अपफ्रंट हमने शायद कैश फ्लो को आ जाए, देखते हैं अभी। तो 0 में एसेट खरीदेंगे, 5 साल की लाइफ है, तो 0 से 5 कॉलम बनाने पड़ेंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस है। हमें इस पैटर्न पर चलना पड़ेगा। 0 1 2 3 4 and 5 रुपीज इन 1000। और आइटम्स ऑफ कैश फ्लोज हमारी जो बनेगी यहां पे, एक तो रीपेमेंट है जो कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बनेगी हमारी। फिर दूसरी है जी टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट। हम रीपेमेंट शेड्यूल बनाएंगे, वहां से इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग भी कैलकुलेट कर लेंगे। देन हमें मिलेगी यहां पे, अगर आपने सवाल ध्यान से पढ़ा हुआ है तो यू शुड बी एबल टू पिक कि लीज में इंश्योरेंस पे कर रहा है लेसर। इसका मतलब ये जो हमारी कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ इंश्योर्ड एसेट है, ऐसा ही है। तो नीचे भी हमें कॉस्ट ऑफ इंश्योर्ड एसेट ही लेनी है, तो यहां पे इंश्योरेंस हमें लेनी पड़ेगी, हमें यहां पे इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी। और इसमें एक तरह तवज्जो कीजिएगा, अभी हमने पिछले सवाल में क्या किया था। पिछले सवाल में हमने कहा था कि जैसे मेंटेनेंस कॉस्ट थे, वहां पे हमने कहा जी 1 से 4 तक से मेंटेनेंस कॉस्ट जाती है और 2 से 5 तक उसकी टैक्स सेविंग आती है क्योंकि एरियर था। बट यहां पे हम इंश्योरेंस पे करेंगे लेकिन टैक्सेस एरियर में नहीं है। जिस साल इंश्योरेंस पे करेंगे उसी साल ही टैक्स सेविंग आ जाएगी, तो फिर हमें 2 लाइन आइटम बनाने की जरूरत नहीं है। अगर तो टैक्स सेविंग एरियर में हो ना, तो एक लाइन बनेगी 1 से 4 तक से आपकी कॉस्ट की और 2 से 5 तक आपकी बनेगी सेविंग की। बट यहां पे चूंकि टैक्सेस सेम ईयर में है, हम नेट ऑफ टैक्स कॉस्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे पोस्ट टैक्स इंश्योरेंस, ठीक है। वजह मैंने बता दी, मैंने एक लाइन क्यों बनाई। जस्ट लाइक इससे हमने मेंटेनेंस कॉस्ट से डील किया था, यहां पे इंश्योरेंस कॉस्ट है। और क्या जी इसके अलावा यहां पे टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन तो आनी है ना, और रेजिडुअल वैल्यू भी आनी बाय का केस है तो रेजिडुअल वैल्यू भी आनी है और टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन भी आनी है।
आई थिंक दीज विल बी द आइटम। आपने एसेट खरीदा, आपने उसका इंटरेस्ट पे किया, लोन इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग ली, आपने उसकी इंश्योरेंस पे की, इंश्योरेंस पे टैक्स सेविंग आ गई आपकी, अनरेजरेबल वैल्यू आ गई। आई थिंक दिस इज ऑल। तो हम यहाँ पे लेंगे जी इसके जनाब आप नेट कैश फ्लोज, और फिर इसको भी उसी रेट पे डिस्काउंट करेंगे 14% पे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू और फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा जी, सबसे पहले हम वर्किंग वन इसकी बनाते हैं रीपेमेंट शेड्यूल के लिए। रीपेमेंट शेड्यूल के लिए हमें इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट चाहिए। इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट क्या होते हैं जी? हमने पिछले इलस्ट्रेशन में कैलकुलेट की थी, कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल डिवाइडेड विद एन्युटी फैक्टर, और एन्युटी फैक्टर कहां से आता है? इंटरेस्ट रेट एंड मैच्योरिटी से। इंटरेस्ट रेट लोन का क्या है? 11%। मैच्योरिटी क्या है? 5 ईयर। 11%, 5 ईयर। व्हाट इज द एन्युटी फैक्टर? 696। व्हाट इज द एनुअल इंस्टॉलमेंट? 865,801। और हम चूंकि रुपीज इन 1000 में डील कर रहे हैं तो मैं इसको 866 लिखूंगा। ये 11% क्यों उठाया ना? इसने क्या किया हुआ? नहीं, एग्जामिनर ने जो सोल्यूशन किसने निकाली? अच्छा, ऊपर वर्किंग गलत है, वर्किंग गलत है, नीचे राउंडिंग ऑफ होगा। अच्छा जी, 865,801 मैं रुपीज इन 1000 में ले रहा हूं तो मैं इसको 866 ले लूंगा। ऐसा ही है जी। और किस्तें मेरी जाएंगी यहां से जी 866, 866, 5 साल का लोन, 5 किस्तें। एग्रीड जी। अब मुझे टैक्स सेविंग और इंटरेस्ट चाहिए। इसके लिए मैं वर्किंग इसी तरह बनाऊंगा कि जी इंटरेस्ट एक्सपेंस जैसे हमने पीछे किया था, वर्किंग 2 से निकालेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टैक्स रेट से जो कि है 35%। एग्रीड? ये हमने काम किया ना, सारा वही काम रिपीट हो रहा है जो पिछले इलस्ट्रेशन में सीखा था। अब हमें लोन का रीपेमेंट शेड्यूल बनाना है वर्किंग 2 में जाके, और वहां से एनुअल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। वर्किंग 2 में हम जाते हैं, हम सबसे पहले 0 में देखते हैं हमारा आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल क्या है। ये सारा रीपेमेंट शेड्यूल हम रुपीज इन 1000 में बनाने जा रहे हैं, ठीक है जी। रुपीज इन 1000 में शेड्यूल बनाएंगे। हम शुरू करेंगे, कहानी हमारा लोन लिया है 3200 का। हम साल बाद जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो होगा कितना जी? 3200 का 11%, 352। हमने जो इंस्टॉलमेंट निकाली है 866 की इंस्टॉलमेंट है, इसमें से 352 माइनस कर दीजिए, 514 आपका प्रिंसिपल हो गया। ये जी हमारी रीपेमेंट की कहानी है। हमारी पहली रीपेमेंट जो 1 में गई उसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट। अब आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कितना बचा जी? 3200 में से 514 माइनस कर दीजिए, 2686। अब इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए 11% के हिसाब से, 295। प्रिंसिपल 866 माइनस 295, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 2115। इस पे इंटरेस्ट जो थर्ड ईयर में पे होगा 11% के हिसाब से 233 जी। आप 866 माइनस 233, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 1482 जी। इसका इंटरेस्ट जो ईयर 4 में जाएगा 163 जी। 866 माइनस 163, 703। आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल 779। और अब आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल आपका ईयर 5 के एंड पे 0 आने हैं, यहां पे 779 जाना है, और यहां पे 866 माइनस 779 बैलेंसिंग फिगर 87। लीजिए जी, ये 5 साल का लोन है, 5 इंटरेस्ट की फिगर आपके पास आ गई हैं, और हर इंटरेस्ट की फिगर पे अब आपने टैक्स सेविंग कैलकुलेट करनी है। तो यहां से इंटरेस्ट की फिगर पिक करेंगे और उस पर टैक्स सेविंग कैलकुलेट करेंगे हम। जनाब 352 का 35% सेविंग विल बी इन द सेम ईयर। $352 का 35%
123, 295 का 35%, 103, और 233 का 35%, 82, 163 का 35%, 57, एंड 87 का 35%, 32, 30। जी, तो ये जनाब हमारे पास जो हमने लोन की किस्तें पे करेंगे उसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट पे टैक्स सेविंग हमारी कैसे आती है। पोस्ट टैक्स इंश्योरेंस, सिंपली इंश्योरेंस कॉस्ट लीजिए जो कि है कितनी, इंश्योरेंस कॉस्ट कितनी है जी, 96,000। तो पोस्ट टैक्स इंश्योरेंस बनेगी 96,000 रुपीज इन थाउजेंड में लेकर चल रहे हैं इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। ठीक हो गया जी। तो और ये अच्छा यहां पे एक क्वेश्चन आता है, नहीं यहां पे क्वेश्चन आ गया जी, ये मैंने पोस्ट टैक्स कर दिया, गड़बड़ हो गई। अब इधर क्वेश्चन इंश्योरेंस की टाइमिंग के ऊपर साइलेंट है। क्वेश्चन इंश्योरेंस प्रीमियम की टाइमिंग पे साइलेंट है कि प्रीमियम हमने पे कब करना है। बाकी आगे पीछे वो सारा बताता रहा है कि जी लीज रेंटल है तो एडवांस में जाना है, किस्त है तो साल के एंड में जानी है, इंश्योरेंस कब जानी है। तो इन केस अब टाइमिंग तो हमें चाहिए ना भाई, हमने 5 इंश्योरेंस के प्रीमियम पे करने हैं, शुरू कब से होंगे। तो इस तरह के केस में जहां पे क्वेश्चन साइलेंट हो, वी विल सी व्हाट इज द कस्टम। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली तो इंश्योरेंस एडवांस में जाती है ना, इंश्योरेंस एडवांस में जाएगी, जीरो में जाएगी तो खर्चा तो 1 का होगा, तो सारी कहानी जो 3 मैंने बिल्ड की थी पोस्ट टैक्स वाली वो बेकार होगी। ठीक है, ये तो 2 केस बन गए, इंश्योरेंस एडवांस में जाएगी 0 से 4 में, और 0 में जो इंश्योरेंस पे होगी वो खर्चा होगा पहले साल का, उसकी सेविंग 1 में आएगी। ठीक हो गया। तो जनाब ये जो है यहाँ पे इंश्योरेंस कॉस्ट अलग आएगी और टैक्स सेविंग और इंश्योरेंस अलग आएगी। अजम्पशन ले लें हम कि जी इंश्योरेंस एरियर में पे होती है और हम पोस्ट टैक्स इंश्योरेंस कॉस्ट बना के अपना टाइम सेव कर लें, तो एज एन अल्टरनेटिव कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं है ये करना। लेकिन मैं इसको कहूँगा कि जहाँ पे आपको रूम मिले अजम्पशन का, तो जो बिजनेस नॉर्म्स हैं उनके मुताबिक अजम्पशन लेना बेहतर है, और इंश्योरेंस बिजनेस नॉर्म्स के मुताबिक एडवांस में जाती है ना। तो जहाँ पे हमें रूम मिलेगा हम बिजनेस नॉर्म्स के मुताबिक अजम्पशन लेंगे। तो इंश्योरेंस जाएगी जनाब एडवांस में 96, 0 से लेके 4 में पेमेंट होगी, 0 से लेकर 4 तक, और फिर इसका 35% 1 से लेके 5 तक सेविंग आएगी। सो 96 का 35% 34 कर लें राउंड ऑफ करके, 34, 34, 34, 34। रेजिडुअल वैल्यू 5 में 400, टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन वर्किंग नंबर 3। इसकी हम बल्कि उसी अंदाज में करते हैं, हम कहेंगे जी टैक्स डेप्रिसिएशन वर्किंग 3 से लाएंगे और उसको 35% से मल्टीप्लाई कर देंगे, टैक्स सेविंग आ जाएगी हमारे पास। तो वर्किंग नंबर 3 हम टैक्स डेप्रिसिएशन की बनाते हैं, 2 कॉलम वर्किंग, एक टैक्स डेप्रिसिएशन और एक ईयर ऑफ डेप्रिसिएशन। रुपीज इन थाउजेंड में टैक्स डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। पहली डेप्रिसिएशन 3200 का इनिशियल डेप्रिसिएशन है जी, यहाँ पे कितनी है 50%, 1600 बनी, और साथ आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी अवेलेबल है 1600 का 10% 160। तो पहली डेप्रिसिएशन 1760 और ये आएगी 1, 2, 3, 4, 5 में होगी बैलेंसिंग, और टोटल अलाउबल डेप्रिसिएशन आपकी है 2800 की। एग्रीड। लीजिए जी नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन 15 तक कर लो भाई। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन मैंने बोला, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन कैसे आएगी 3200 माइनस 1760, उसका 10% 144। अच्छा वाला 144 लिखा था वो मैंने डिलीट करवा दिया आप लोगों ने जी। नेक्स्ट इसका 90% 130, इसका 90% बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन 649। यहाँ पे अब देखो ना, मैंने बेसिकली किया क्या था, मैंने इसी का 90% ले लिया था ना, रिड्यूसिंग बैलेंस, लास्ट डेप्रिसिएशन का 90 ले लिया, तो बजाय WD निकालता मैं
जो लास्ट रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन नॉर्मल डेप्रिसिएशन उसका 90 लेकर चल पड़ा। तो आपने भी वैसे WDV करके किया तो वही चीज़ आ रही थी। तो छोटे छोटे से शॉर्टकट्स होते हैं कैलकुलेशन की, अगर हमें समझ आ जाए तो आसानी हो जाती है हमारे लिए। लीजिए जी, डेप्रिसिएशन हमारे पास है 5 सालों की। किसी स्टूडेंट को इन कैलकुलेशन पे कोई दिक्कत? हर डेप्रिसिएशन को मल्टीप्लाई करें टैक्स के रेट से और सेविंग लेके आइए, तो टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन जो पहली हमें मिलेगी वो 1 मिलेगी। क्या मिलेगी जी? 616 जी। सेकंड 144 का 35%, 50, 46, 41, 227। लीजिए जी, डाटा कंप्लीट है। इसको अब कंपाइल कीजिए, इसकी एनपीवी बनाइए। इस ऑप्शन की क्या है? इस ऑप्शन की एनपीवी बनाइए, देखिए क्या आती है। हर कॉलम का सम करेंगे 0 से 5 तक, 14% पे डिस्काउंट करना है और फिर एनपीवी कैलकुलेट करनी है। जी राउंड ऑफ करते हैं बेटा। 1000 में डाटा हो तो डेसिमल नहीं लगाने, मिलियन में डाटा हो तो 2 डेसिमल तक जाते हैं आप। मिलियंस में हो, बिलियंस में हो तो 2 डेसिमल तक जाएंगे आप। डिस्काउंट फैक्टर आप टेबल से देख के लिखते हैं तो 3 डेसिमल तक लिखना होता है एज अ प्रैक्टिस आपको, और 1000 में वैल्यूज को राउंड ऑफ करके लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शंस आएंगी, राउंड ऑफ करते जाएंगे हम। किसी कैलकुलेशन पे, वर्किंग पे कोई हेल्प गाइडेंस फर्दर चाहिए पूछ लीजिएगा। negative 1980 1980 नेगेटिव। वेरीफाई कीजिए फिगर, ठीक है जी। ठीक है, गुड हो गया। अच्छा, ये इसका मतलब अब हमने कंपेयर करना है कौन सी ऑप्शन चीप है। बाय ऑप्शन 1980, लीज ऑप्शन 2445, ऑप्शन विद लीस्ट नेगेटिव एनपीवी इज रिकमेंडेड, बाय इज रिकमेंडेड। हमसे पूछा गया था यहाँ पे कि विच ऑफ द टू मेथड वुड यू रिकमेंड। तो हमारी रिकमेंडेशन है जिस ऑप्शन पे एनपीवी कम है वो बेहतर है। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन जो एग्जामिनर ने प्रेजेंट की है, यहाँ पे सोल्यूशन जो दिया गया, पहली बात उसने 1000 में राउंड ऑफ नहीं किया हुआ, फुल फिगर्स ली हुई है। दूसरी, उसकी कैलकुलेशन का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे हम आखिरी साल में बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन ले लेते हैं, गेन लॉस को सब उसमें कंबाइन कर लेते हैं, इसने उसको थोड़ा डिफरेंटली प्रेजेंट किया है। लेकिन मैं समझता हूँ उसका 1989 आंसर आ रहा है, तो मुझे लगता है शायद ये राउंडिंग ऑफ की वजह से ही है। उसने चीज़ों को डिफरेंट स्टेप्स से, डिफरेंट रूट से हैंडल किया है, हमने उसको डिफरेंट रूट से हैंडल किया है। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा, अब एक छोटी सी एक्टिविटी कीजिए आप को ये कैश फ्लोज रिवाइज करने हैं। सिर्फ ये 2 कैश फ्लोज पहचान लो इनको, ये 2 कैश फ्लो रिवाइज करने हैं आपने। मैं आपको 2 असम्पशन दे रहा हूं। असम्पशन नंबर 1, लोन विल बी रीपेड
at the end of 5 years project. चलिए मैं इसको मज़ीद क्लैरिटी के लिए लिख देता हूँ. इंटरेस्ट विल बी पेड एनुअली. ये ना भी लिखा हो तो अंडरस्टूड रहता है. इंटरेस्ट एनुअली पे करेंगे. प्रिंसिपल 5 साल बाद इकट्ठा पे होगा. एक ये केस है आपका, और दूसरा केस है प्रिंसिपल विल बी पेड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स. इन दोनों ऑप्शन में आपने क्या बनाना है? एक रीपेमेंट कैश फ्लोज, दूसरा टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट. यहां पे भी आप रीपेमेंट कैश फ्लोज बनाएंगे और दूसरा टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट. और ये आपको कैश फ्लो बनाने जी 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 हो जाए शुरू जी. वही 3200 का लोन है, वही 11% का रेट है और 5 साल का लोन है. ऐसा ही था ना डाटा? तो कीजिए ये कैलकुलेशन. 2 डिफरेंट अजम्पशन. प्रिंसिपल जैसे मर्जी पे हो, इंटरेस्ट एनुअली ही पे होता है अनलेस स्टेटेड अदरवाइज. पेमेंट टर्म्स लोन की जैसे मैंने आपके सामने दी, 3 तरह से एग्जामिनर हमें दे सकता है. एक पेमेंट टर्म को तो हमने पिछले 2 केसेस में डील कर लिया. अब ये 2 मजीद पेमेंट टर्म्स की ऑप्शन जो एग्जामिनर हमें टच कर सकता है, मैंने आपके सामने रखी ताकि एक आपके हाथ से ये भी गुजर जाए. आपको सिर्फ रीपेमेंट की अमाउंट और टैक्स वो बतानी है. बेटा टोटल कैश फ्लोज बनाने हैं, जैसे ये हमने बनाए हुए थे ना, जैसे ये आपके टोटल कैश फ्लोज बने हुए हैं. ये 2 लाइन. 2 लाइन, ये 2 लाइन चाहिए मुझे. क्यों श्योर नहीं है आपको? क्यों दिक्कत है आपको? दोनों बना लिए आपने? दूसरा भी बना लें पहले, फिर दोनों इकट्ठे सही होंगे या दोनों इकट्ठे गलत होंगे? या चले पहले एक मुझे डाटा लिखवाएं जरा, पता लग जाता है. क्या बनाया जी आपने? 1 में क्या है यहाँ पे? 352. 2 में 352. 352. 352. बेहतरीन, ठीक लग रहा है. अब इंटरेस्ट पे 35%. 352 का 123. ये रीपेमेंट है, ये कैश फ्लोज है. 123 बिल्कुल ठीक हो गया जी. मेरे ख्याल में आपने बिल्कुल ठीक किया. बनाए दूसरा जी. इस पे किसी को एतराज़ है तो पूछे. मेरे ख्याल में ठीक है ये कैश फ्लोज. यू ऑल शुड अंडरस्टैंड कि ये कैश फ्लोज ठीक है. जब तक प्रिंसिपल नहीं पे किया, हर साल फुल प्रिंसिपल पे 3200 पे इंटरेस्ट जाएगा और आखिरी साल इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल पे चला जाएगा. और जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है उस पर हमें टैक्स सेविंग मिल जाएगी. अब यहाँ पे जो कि हर साल इंटरेस्ट पे हो, हर साल प्रिंसिपल की किस्त पे हो रही होगी, इंटरेस्ट कांस्टेंट ही रहेगा, इंटरेस्ट कम होता जाएगा.
आप दूसरे केस के लिए इसी अंदाज का एक रीपेमेंट शेड्यूल बना सकते हैं, लेकिन बस फ़र्क क्या है, प्रिंसिपल की पेमेंट इक्वल है बाय 5। प्रिंसिपल की पेमेंट इक्वल है 3200 बाय 5, 640। बाकी इंटरेस्ट उसके हिसाब से कैलकुलेट करते जाएंगे आप। वो लिहाजा आपने हर साल पे करना है और फिर यहां से टोटल रीपेमेंट आपकी निकलती आएगी। इधर तो टोटल रीपेमेंट हर साल बराबर है ना, लेकिन आपके केस में अब जो हम तीसरा केस देखने जा रहे हैं उसमें बराबर नहीं आएगी। प्रिंसिपल तो बराबर है लेकिन इंटरेस्ट हर साल बदलेगा, तो टोटल विल बी डिफरेंट एवरी ईयर। तो बताइए जनाब, यहां पे रीपेमेंट क्या बन रही है पहले साल? वन में 992, 2 में 640 वहीं का ही रहेगा, इंटरेस्ट ऐड करेंगे इसमें 922 वेरीफाई करते जाएगा। 3 में 820, 824 में 781, 5 में 710 टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट। किसी फिगर पे कोई डिसएग्रीमेंट हो तो बताइएगा। ये फिगर चेक कीजिए, 3 की फिगर 851। आगे देखिए, आगे ठीक है। ठीक चल रही है कैलकुलेशन? नहीं है? हाँ नहीं चल रही। कहाँ फंस रहे, पूछे बेटा। तो बेटा कोई बात नहीं, टोटल 992 बन रहा है ना, अलग लिख लें या इकट्ठा लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपसे क्या कहा था, आपको इस तरह रीपेमेंट शेड्यूल बनाना है। जैसे ये इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल है, इनको इकट्ठा यहाँ पे कर सकते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, कैलकुलेट अलग अलग ही होना है, इन्होंने एंड में कम हो जाना। ठीक है ना, बस फर्क यहाँ पे क्या है, जो अब हम केस देख रहे हैं उसमें प्रिंसिपल सब में 640, प्रिंसिपल 640 एडजस्ट होना है हर साल नया प्रिंसिपल निकला करेगा, आउटस्टैंडिंग उसके हिसाब से इंटरेस्ट अगले साल का आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट 99, 74, 49, 25। तो अब हमें लोन रीपेमेंट, लोन के पैटर्न कुछ भी दिया जाए हम उसका कैश फ्लो बना सकते हैं। ठीक है, हमें लोन विद इंटरेस्ट विल बी रीपेड इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट कहा जाए, हमें कहा जाए लोन विल बी रीपेड एट द मैच्योरिटी एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, हमें कहा जाए लोन प्रिंसिपल विल बी पेड इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल विल बी पेड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट। हम हर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अनलेस टोल्ड अदरवाइज, नॉर्मल असम्पशन विल बी इंटरेस्ट इज पेड एनुअली। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल असम्पशन। यहां पे तो मैंने आपको लिख के दे दिया, बट दिस इज द नॉर्मल असम्पशन कि इंटरेस्ट विल बी पेड एनुअली। प्रिंसिपल की पेमेंट टर्म क्या वो हमें बता देगा, इंटरेस्ट हमें पता है वो तो हर साल ही जाएगा, सालाना ही पे होगा। तो अब जो भी हमें लोन की पेमेंट टर्म दी जाएंगी उसके मुताबिक हम इन 2 लाइन आइटम्स को रीकैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो हमें समझ आ गई हैं। इसकी मैंने इसमें कुछ वेरिएशन आ सकती थी, मैंने उसके हिसाब से आपसे थोड़ी डिस्कशन को एक्सटेंड कर दिया। जी कोई सवाल? अच्छा जी, लेसी के जो केसेस हैं वो हमारे होते हैं कंप्लीट, और अब हमारे पास जिस तरह हमने लेसी के 2 केसेस देखे हैं, इसी तरह हमारे पास लेसर के भी 2 केसेस हैं। लेसर के भी हमारे पास 2 केसेस हैं। एक केस में हमें कहा जाता है लेसर को लेसी ने अप्रोच किया लीज के लिए, उसकी फिजिबिलिटी बताइए, लेसर लीज बिजनेस की फिजिबिलिटी कैसे करेगा। और दूसरे केस में हमसे कहा जाता है कि लेसर क्या रेंटल चार्ज करे टू अचीव ब्रेक इवन और टू अचीव सर्टन टारगेट एनपीवी। ये 2 तरह के सिनेरियोज आ सकते हैं। एक फिजिबिलिटी का सिनेरियो आ जाता है कि भाई ये इनिशियल एसेट है और ये इस लीज रेंटल पे लेसी मांग रहा है, आप देना चाहेंगे या नहीं,
तो आप देखेंगे भी अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो दे दें, नहीं तो नहीं। दूसरा केस वह कहता है जी आप किस रेंट पे देना चाहोगे लीज पे, इफ यू आर द लेसर व्हाट रेंट यू वुड लाइक टू चार्ज इफ यू वांट टू ब्रेक इवन ऑन द प्रोजेक्ट, व्हाट रेंटल यू वुड लाइक टू चार्ज इफ यू वांट टू अचीव से 100 मिलियन पॉजिटिव एनपीवी। तो ये दो केसेस हैं, इन पे इंशाअल्लाह हम कल बात करेंगे। लेसर का सिनेरियो ये भी पास पेपर में हमें आया हुआ है, हम इसकी पहले कुछ इलस्ट्रेशन देखेंगे, फिर इस पर जो पास पेपर का क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।